Hello guys, welcome back to our channel part 13 of Reborn to Live Life. Chapter 121 Reborn to Live Life 121। सुबह का वक्त, विक्रम अपने ऑफिस चला गया। तीनों बच्चे और गागी का भाई नवीन स्कूल चले गए थे। रोशनी आज पहली बार अपने इंडिया वाले ऑफिस जा रही थी। अब तक काजल और गागी ही वहां सब कुछ संभाल रही थी। काजल, गागी, रोशनी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने इंटर्नशिप के लिए कपूर कॉरपोरेशन में अप्लाई किया था और आज अंजलि को इंटरव्यू देने के लिए जाना था। रोशनी ने अंजलि को एक प्यारी सी स्कूटी खरीद कर दी थी जिसे अंजलि बहुत संभाल के रखती थी। यह उसकी दीदी का उसके लिए पहला गिफ्ट था जिससे वह हमेशा संभाल के बच्चे की तरह रखती थी। अंजलि गेट से निकलती उससे पहले ही गागी की मां ने उसे रुकने के लिए कहा। उन्होंने दही शक्कर अंजलि को खिलाते हुए कहा, आज तुम जिस काम से जा रही हो उसमें सफल रहो। उनका इस तरह ख्याल रखता देख अंजलि के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। उनसे कुछ दूर खड़ी अंजलि की दादी यह सब कुछ अपनी नम आंखों से देख रही थी। कहाँ वह हमेशा अपनी पोती के साथ एक डर के साए में रहती थी। जब से रोशनी उनकी की जिंदगी में आई थी उनकी जिंदगी एकदम रोशन हो गई थी। उनके दिल में जो डर हमेशा रहता था अब उनके आसपास भी नहीं भटकता। दादी माँ मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। दही शक्कर खाकर अंजलि कपूर कोऑपरेशन चली गई। गागी की माँ सरिता आंटी का हाथ बटाने के लिए किचन में चली गई। 5 गाड़ियां एक खूबसूरत 45 मंजिला इमारत के सामने रुकी। उस कंपनी के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था RRA कॉर्पोरेशन। ड्राइवर ने दौड़कर रोशनी की कार का गेट खोला। रोशनी, काजल, गागी स्टाइल से निकलकर कार से बाहर आए। रोशनी के राइट साइड काजल खड़ी थी और लेफ्ट साइड गागी खड़ी थी। उन तीनों के पीछे लगभग 8 गार्ड खड़े हुए थे जो काफी लंबे चौड़े और बॉडी बिल्डर थे। रोशनी अपने रुतबे के साथ चलते हुए उस बिल्डिंग के अंदर गई जहां RRA कॉर्पोरेशन के सारे एम्प्लॉइज अपने हाथों में कुछ ना कुछ लेकर खड़े हुए थे रोशनी के वेलकम के लिए। सारे एम्प्लॉइज ने झुककर रोशनी का वेलकम किया। वहां के बड़े बड़े हाई एग्जीक्यूटिव रोशनी के लिए बुके लेकर आए थे। सबसे पहले उसका नया असिस्टेंट खड़ा था। रोशनी ने अच्छी तरह से सबकी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट किया। उसके बाद अपने नए असिस्टेंट के साथ प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चली गई। रोशनी के अंदर से वहां के सारे एम्प्लॉइज को एक कोल्ड ऑरा महसूस हो रहा था। उसके बाद वहां के सारे एम्प्लॉइज अपने अपने काम पर चले गए। रोशनी ने काजल को सारांश परिहार की फाइल को अपने ऑफिस में लाने के लिए कहा। रोशनी का ऑर्डर सुन काजल तुरंत अपने काम पर लग गई। 5 मिनट के अंदर ही काजल रोशनी के सामने उस फाइल के साथ बैठी थी। काजल ने वह सारी फाइल पढ़कर रोशनी को बताएं जिसमें सारांश परिहार के स्किन केयर प्रोडक्ट के रिव्यू थे जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। रोशनी ने काजल को ऑर्डर दिया कि उनके प्रोडक्ट को इंडिया में बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाए, वह भी हमारी कंपनी के टैग के साथ। काजल यस बॉस कहकर वहां से चली गई। उसके बाद रोशनी अपने नए असिस्टेंट जिसका नाम अनिल था, उसने कुछ समय पहले ही रोशनी की कंपनी को ज्वाइन किया था। उसकी ईमानदारी और काम की लगन को देखकर काजल ने उसे रोशनी के असिस्टेंट के तौर पर हायर किया था, जिसका नतीजा यह निकला कि उसने कभी भी रोशनी को निराश नहीं किया। अनिल रोशनी को आज का शेड्यूल बताने लगा जिसमें आज उसकी 3 बैक टू बैक मीटिंग्स थी। रोशनी बिना वक्त लगाए अपने काम पर लग गई। इसी तरह दोपहर हो गई। रोशनी के फ़ोन पर विक्रम का एक मैसेज आया, टाइम से खाना खा लेना। उस मैसेज को देखकर रोशनी स्माइल करते हुए बोली, मैं भूल सकती हूँ लेकिन आप नहीं भूलते। रोशनी तो अपना लंच करना भी भूल गई। रोशनी ने विक्रम के मैसेज का रिप्लाई किया। उसके बाद उसने अनिल से लंच लाने के लिए कहा। अनिल ने रोशनी के लिए एक हेल्थी फूड ऑर्डर कर दिया जिसका ऑर्डर उसे खुद विक्रम ने दिया था, जिसका पता रोशनी को नहीं था। रोशनी खाने को देखकर अनिल से बोली, अब तुम आधा घंटे का लंच ब्रेक ले सकते हो। अनिल हल्की स्माइल करके वहां से चला गया। गागी और काजल ने अपने अपने केबिन में लंच किया क्योंकि इतने दिनों के बाद वह ऑफिस आई थी जिसकी वजह से उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था। दूसरी तरफ कपूर का ऑपरेशन में अंजलि का इंटरव्यू काफ़ी अच्छी तरह से हो गया था जिसका जवाब उसे 2 दिन बाद मिलने वाला था। लंच का टाइम, विक्रम ने जब टाइम देखा तो उसने फ़ौरन रोशनी को मैसेज किया क्योंकि उसे पता था कि काम के बीच में शायद रोशनी अपना लंच करना भूल जाएगी। रोशनी का रिप्लाई पढ़कर विक्रम हंसते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम अभी भी बिल्कुल बच्ची हो। तभी वहां पर कबीर और विशाल आ धमके। विशाल विक्रम को स्माइल करते हुए देखकर बोला,
जरूरी है मजनू हमारी लिटिल भाभी से बात कर रहा होगा, तभी इसके चेहरे पर यह बत्ती सी चमक रही है, वरना तो इसका सड़ा हुआ चेहरा मुझे हमेशा ही देखना पड़ता है। तभी उन दोनों के कानों में विक्रम की आवाज आए, अब तुम दोनों का यहाँ खड़े रहने का ही इरादा है या फिर बैठोगे? विक्रम की बात सुनकर वह दोनों केबिन में ही लगे सोफे पर बैठ गए। विक्रम ने फ़ोन करके विवेक को अपने ऑफिस में बुला लिया। विवेक, कबीर, विशाल सब लोगों ने साथ में लंच किया। लंच करने के बाद विक्रम विवेक से बोल, प्रीति और पूनम जो खाना और दूध पीती हैं वह मुझे चाहिए शाम को। विक्रम की बात सुनकर वह तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। विवेक असमंजस से विक्रम की तरफ देखने लगा, जैसे वह पूछ रहा हो कि क्यों। विक्रम विवेक की नज़रों को समझते हुए बोला, इस वक्त तुम मुझसे कोई भी सवाल मत करो, बस मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। अपने भाई की इतनी सख्त आवाज़ सुनकर विवेक ने आगे कुछ नहीं कहा। इसी तरह से सारा दिन निकल गया। शाम का वक्त कपूर मैंशन में। आज पद्मिनी और सारा घर पर नहीं थी। रोशन जी और विवान को छोड़कर घर के सारे सदस्य इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विवेक काफी देर से घूर घूर कर प्रीति और पूनम को देख रहा था, और यह बात वहां बैठे सब लोग महसूस कर रहे थे। जैसे ही प्रीति और पूनम अपनी प्लेट से खाना खाने वाली थी, विवेक अपनी चेयर से उठा और उन दोनों की प्लेट उठाकर अपने रूम में चला गया। वहां कपूर परिवार के सारे लोग अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े बस विवेक को ही देख रहे थे। बेचारी प्रीति और पूनम को तो समझ ही नहीं आया आखिर अभी अभी हुआ किया था उनके साथ। पूनम के साइड बैठी रीना बोली, भाभी आप मेरी प्लेट से खा लीजिए। पूनम ने होश में आकर रीना के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद विवेक प्लेट रखे वापस डाइनिंग टेबल पर आया और प्रीति को अपने साथ अपनी प्लेट में खाने के लिए बोल दिया। दादी माँ विवेक की तरफ देखकर बोली, विवेक तू दोनों बहू की प्लेट लेकर क्यों चला गया? विवेक ने झूठ बोलते हुए कहा, दादी माँ मुझे दोनों की प्लेट में बाल दिख रहे थे इसलिए मैं उस खाने को फेंकने के लिए ले गया था। वहाँ बैठे किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने उस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। वहाँ का शांत माहौल देखकर विवेक ने अपने मन में कहा, पता नहीं ये भाई मुझसे क्या क्या करवाएंगे, कहीं ये सब लोग कुछ दिनों बाद मुझे पागल ना समझने लगे। बस एक आखिरी पड़ाव और है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। विवेक ने जैसे तैसी करके प्रीति को सुला दिया था और वो उस वक्त गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही वह नौकरानी दूध लेकर आई, विवेक ने उस दूध की ट्रे को उस नौकरानी से लेकर कहा, तुम जाओ, ये दूध मैं पूनम को दे दूंगा। विवेक की बात उसे नौकरानी को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन वह विवेक की बात सुनकर वहां से चली गई। विवेक ने एक गार्ड से कहकर वह दूध और खाना रोशनी के विला में पहुंचा दिया। उसके बाद वह आराम से चैन की नींद सो गया। रोशनी खाना खाने के बाद काफ़ी देर से प्रीति और पूनम का खाना और दूध का इंतजार कर रही थी, जो कि आधा घंटे बाद उसे मिल गया। रोशनी के पास बैठा विक्रम उसकी बेचैनी साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकता था। जैसे ही वो खाना आया, रोशनी उस खाने और दूध को लेकर अपनी सीक्रेट लैब में चली गई। विक्रम भी रोशनी के पीछे पीछे उस लैब के अंदर चला गया। विक्रम इतनी बड़ी लैब को देखकर काफ़ी हैरान था। उसे तो अपनी बेबी गर्ल का ये सीक्रेट तो पता ही नहीं था। 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार रोशनी को वह रिजल्ट मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। उस रिजल्ट को देखकर रोशनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। चैप्टर 122 रिबॉर्न टू लिव लाइफ 122। रोशनी को इतना हैरान देखकर विक्रम उसके पास जाकर बोला, बेबी गर्ल क्या हुआ? रोशनी विक्रम की तरफ देखकर बोलती है, आपकी बुआ सबसे बड़ी विलन निकली और एक घटिया इंसान भी। विक्रम अब भी रोशनी को कंफ्यूज होकर देख रहा था। विक्रम की कंफ्यूजन समझकर रोशनी ने विक्रम को वह सब बताया जो उसने पद्मिनी और सारा की इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था। दोनों की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद भी विक्रम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। रोशनी फिर थोड़ा सीरियस होकर बोली, आपको पता है हनी, मैंने ये दूध और खाना क्यों मंगवाए? मैंने ये खान और दूध टेस्ट किया, बाकी खाने में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन एक गिलास के दूध में मुझे जो पता चला है वो जानकर आपको उस पद्मिनी को मारने का मन करेगा। इस दूध में मुझे एक ऐसी दवाई के बारे में पता चला है जो एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये दवाई कई देशों में बैन है। इस दवाई से एक इंसान की प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा असर इसका औरतों पर होता है। अगर इस दवाई को एक साथ दे दिया जाए, या तो वह औरत हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी या फिर उसकी डेथ हो जाएगी।
अगर इसको बहुत ही कम मात्रा में धीरे धीरे दिया जाए, जैसे आप समझ लीजिए 100% में से सिर्फ 1%, और वही काम आपकी बुआ पद्मिनी प्रीति और पूनम के साथ कर रही है। इस एक गिलास के दूध में वो दवाई मिली है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी ये दवाई प्रीति के लिए जा रही थी। विक्रम रोशनी की बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर सुन रहा था, और जैसे जैसे वह रोशनी की बातें सुन रहा था उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। विक्रम ने रोशनी से एक सवाल किया, अगर ये दवाई प्रीति और पूनम को दी जा रही है, तो किसी भी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं आया। प्रीति और पूनम का कई जगह पर चेकअप हो चुका है, विवेक और विवान का भी, लेकिन उन सभी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है। रोशनी विक्रम को समझाते हुए बोली, अगर कोई इस दवाई को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाए, तो इसके कोई भी सिम्टम्स किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएंगे, उसकी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल ही आएगी। क्योंकि ये दवाई बहुत ही धीरे धीरे काम करती है, और इस एक गिलास में दवाई होने का मतलब मैं समझ गई। वह इस दवाई को तभी देती थी जब प्रीति के या पूनम के हस्बैंड उनके पास होते थे। इस वक्त ये दवाई पूनम भाभी को नहीं दी जा रही क्योंकि विवान भाई घर पर नहीं है, तो उन्हें ये दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये दवाई वह लोग हमेशा प्रीति और पूनम भाभी को दूध के जरिए दिया करते थे, इसीलिए ना तो उन्हें कभी पता चला क्योंकि इस दवाई का कोई टेस्ट नहीं होता। उस पद्मिनी ने ये दवाई बहुत ही दिमाग के साथ और टाइम पर दी है। विक्रम के हाथों की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। विक्रम गुस्से में बोला, उस औरत ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हमारे खानदान में अगला बारिश ना सके। मैं उस औरत को उसके कर्मों की सजा जरूर दूंगा। रोशनी ने विक्रम के हाथ पर अपने हाथ रखकर कहा, हनी प्लीज़ आप इस वक्त शांत हो जाए और मेरी तरफ देखिए। रोशनी की बात सुनकर विक्रम रोशनी की तरफ देखने लगा। विक्रम रोशनी के मासूम चेहरे को देखकर बिल्कुल शांत हो गया। उसने झट से रोशनी को कसकर अपने गले से लगा लिया। इस वक्त विक्रम जो गुस्सा बेचैनी महसूस कर रहा था वह सारी कहीं गायब हो गई। रोशनी विक्रम की पीठ को सहलाते हुए बोली, विक्रम सबसे पहले तो आप उस नौकरानी को घर से किसी भी तरह से निकलवाइए, लेकिन आप पद्मिनी को अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसे वो दिखाना चाहती हूँ जिसको देखने के बाद शायद वो पागल हो जाएगी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ना ताकि कपूर खानदान का कोई बारिश ना हो और वह कपूर अंपायर की मालकिन बन जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ दादी माँ के बर्थडे वाले दिन उस पद्मिनी को हार्ट अटैक का स्वाद चखाऊं। रोशनी की बात सुनकर विक्रम हल्की स्माइल करने लगा। विक्रम रोशनी की नौस पिंच करते हुए बोला, माई लिटिल वाइफ इज सो इंटेलिजेंट। थोड़ी देर बाद विक्रम रोशनी को लेकर रूम में चला गया। थोड़ी देर एक दूसरे को प्यार करने के बाद वो दोनों गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह सब अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना काम कर रहे थे। नवीन और बच्चे अपने स्कूल जा चुके थे। विक्रम भी अपने ऑफिस निकल गया। रोशनी इस वक्त अपने केबिन में बैठी पर्सनल असिस्टेंट का इंतजार कर रही थी। ये ऑर्डर विक्रम का था कि वो अपने पास एक फीमेल असिस्टेंट रखें ताकि वह उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रख सके। विक्रम को बहुत जलन होती थी जब वह किसी मेल असिस्टेंट के साथ रहती थी। गागी हमेशा रोशनी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन रोशनी ने उसे एक हायर पोजीशन दे दी थी, इसीलिए अब उसके पास सिर्फ एक असिस्टेंट था, अनिल। अनिल रोशनी के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम को भी आसानी से कर देता था। तभी रोशनी के केवल में नॉक होता है। कम इन। रोशनी के इतना कहते ही एक खूबसूरत लड़की केबिन के अंदर आती है। जब रोशनी उस लड़की की तरफ देखती है तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस लड़की को पहले भी देखा है। लेकिन रोशनी फिर अपना सर झटकते हुए उस लड़की को चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। वो लड़की खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। हेलो मैम, मैं आपकी नई पर्सनल असिस्टेंट, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति का इंट्रोडक्शन सुनकर रोशनी उसे अपने लिए एक कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है। रोशनी की बात सुनकर ज्योति जल्दी से केबिन से निकलकर बाहर आकर एक दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। ज्योति अपनी तेज चलती सांसों को और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है। इतनी स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो रोशनी की पर्सनल असिस्टेंट पर ही गई। अब वो रोज रोशनी के पास रहेगी, यही सोचकर उसके दिल में घंटियां बजने लगी। ज्योति खुशी खुशी रोशनी के लिए काफ़ी लेने चली गई। जाते हुए वह अपने आप से बोलती जा रही थी, ज्योति कोई भी गड़बड़ मत करना, कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, अगर उनको गुस्सा आ गया तो नौकरी से निकाल देंगी।
और फिर तू उनके पास नहीं रह पाएगी। ज्योति की दोस्त ने पूरी कोशिश की थी इस कंपनी में जॉब पाने के लिए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। उसे हमेशा ज्योति की फिक्र लगी रहती थी। वह एक सच्ची दोस्त थी जो हमेशा ज्योति का अच्छा चाहती थी। थोड़ी देर बाद ज्योति कॉफ़ी लेकर वापस रोशनी के केबिन में आ जाती है। रोशनी उसकी तरफ बिना देखे बोलती है, ये 2 फाइल रखी है, इन्हें कंप्लीट करो। रोशनी की बात सुनकर ज्योति वह दोनों फाइल लेकर अपनी डेस्क पर चली जाती है। इस वक्त उसके दोनों गाल लाल हो रहे थे। वो एकदम नई नई प्यार में पड़ी टीनेजर लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। असिस्टेंट के जाने के बाद रोशनी ने वो कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद नाइस कॉफ़ी, इतना कहकर वह दोबारा से अपने काम में लग गई। रोशनी ने एल्बर्ट को कहकर शमशेर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी निकालने के लिए बोल दिया था, और साथ में शमशेर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भी बोल दिया था। जितना भी रोशनी ने उन लोगों के बारे में जाना था वो इतना तो समझ गई थी कि यह लोग कोई भी अच्छा काम करने वाले तो नहीं है। विक्रम ने अपने बॉडीगार्ड से कहकर उस नौकरानी को अपने टॉर्चर हाउस में भेज दिया था, जहां पर उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उस औरत ने सब कुछ कबूल कर लिया था कि वो कब से और कैसे कैसे दवाई दे रही थी। उस औरत ने ये भी बताया कि जिस तरह पद्मिनी ने बोला था दवाई देने के लिए, उस तरह से उसने नहीं दिया। अगर वह पद्मिनी के कहे मुताबिक दवाई देती तो अब तक पूनम और प्रीति पूरी तरह से बांझ बन गई होती। पद्मिनी ने तो उसे हमेशा दवाई देने के लिए कहा था, लेकिन वो दवाई तभी देती थी जब विवेक या विवान दोनों के साथ होते थे। दोपहर के टाइम रोशनी कपूर कॉरपोरेशन चली गई। उसने वहां विक्रम से कहकर प्रीति को बुलवाया था। प्रीति और रोशनी विक्रम के प्राइवेट रूम में थे, जहां पर रोशनी प्रीति का काफ़ी एडवांस मशीन के साथ चेकअप कर रही थी। प्रीति को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है, लेकिन रोशनी को देखकर प्रीति ने कोई सवाल नहीं किया। प्रीति का चेकअप लगभग 3 घंटे तक चला। बाहर विक्रम और विवेक को बहुत चिंता हो रही थी। प्रीति और रोशनी रूम से बाहर आए। विक्रम और विवेक इतनी बेसब्री से दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। बाहर आते ही विक्रम ने रोशनी का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। उससे बिना कोई सवाल किया उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। विवेक और प्रीति तो बेचारे उन्हें देखकर ही शर्मा गए। विवेक तो यहाँ खाना खाने वाला था, लेकिन अपने भाई की बेशर्मी देखकर अब उसे लग रहा है कि उसे यहाँ से अभी के अभी चले जाना चाहिए। विवेक प्रीति का हाथ पकड़कर केवल से बाहर चला गया। बाहर आकर, आपने देखा भैया रोशनी से कितना प्यार करते हैं। देखा मैंने, लेकिन मैं उनकी तरह बाहर लोगों के सामने इस तरह की बेशर्मी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे हाथों से खाना खाना है तो मैं तुम्हें रूम में जाकर खिला दूंगा। मैंने कब कहा कि आप मुझे खिलाओ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। विवेक स्माइल करते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन। विवेक की बात सुनकर प्रीति इधर उधर देखने लगी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। विवेक प्रीति के चेहरे को पढ़कर उसके माथे पर किस करके बोला, जान तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? यू आर माई वाइफ एंड यू आर माई लव। तुम्हें जो भी बोलना हुआ करे बस बोल दिया करो मुझसे, और तुम्हारा ये गुलाम पति हमेशा तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहेगा। विवेक की बात सुनकर प्रीति ने विवेक को कसकर अपने गले से लगा लिया। प्रीति विवेक से अलग होकर उसकी आंखों में देखकर बोली, आई लव यू टू मेरी जान, अब चलो घर चलते हैं। जब विवेक और प्रीति कपूर मैंशन पहुंचे तो हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। जब विवेक की नज़र पद्मिनी के ऊपर पड़ी तो उसकी मुट्ठियां गुस्से में कस गई। विवेक प्रीति को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेटा इसको क्या हुआ, ये क्यों गुस्सा होकर चला गया? प्रीति भी विवेक को गुस्से में देखकर थोड़ी असमंजस में थी। पता नहीं मॉम, मैं भी देख कर आती हूँ। इतना कहकर प्रीति भी विवेक के पीछे चली गई। कूपर कॉर्पोरेशन में विक्रम रोशनी को खाना खिलाने के बाद बेबी गर्ल रिपोर्ट में क्या आया है? 50% चांसेस पॉजिटिव है, लेकिन उनको रिकवर होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन वो मां बन सकती हैं। मैं उनका इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू करूंगी ताकि उस दवाई का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। उन दोनों के इलाज में लगभग मुझे 1 साल लग जाएगा। विक्रम रोशनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम रूम में जाकर आराम करो। तुम सुबह से कम कर रही हूँ, थक गई होगी, और आज सुबह तुम काफ़ी जल्दी उठ गई थी। विक्रम की बात मानकर रोशनी सोने के लिए चली गई। कपूर मैंशन, प्रीति और विवेक का रूम। आप इस तरह गुस्से में ऊपर क्यों आ गए? विवेक खुद को कंट्रोल करते हुए बोला,
जान मैं बहुत थक गया हूँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। विवेक को इस तरह फ्रस्ट्रेटेड होता हुआ देखकर प्रीति ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। प्रीति नीचे अपने और विवेक के लिए खाना लेने चली गई। थोड़ी देर बाद विवेक प्रीति को गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये मोमेंट उन दोनों के लिए बहुत ही प्यारा था। खाना खत्म हो जाने के बाद प्रीति सब लोगों के पास नीचे आ गई। विवेक अपने रूम में किसी सोच में डूबा हुआ था। अगर यह पद्मिनी बुआ अपनी नफरत के आगे इतना गिरा हुआ काम नहीं करती तो आज हमारा भी पूरा परिवार होता। प्रीति, हमारे बच्चे अब तक कितने बड़े हो गए होते, मेरे पीछे पीछे डैडी डैडी कहकर घूमते। अगर भाभी ने ये सच्चाई नहीं पता लगाई होती तो हम में से कोई भी कभी पता नहीं लगा पाता। पद्मिनी के काले कारनामे। जब विक्रम ने विवेक को सारी सच्चाई बताई थी तब उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। चैप्टर 123 रिबॉर्न टू लिव लाइफ 123। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर। बेटा, तुम शाम को इस तरह गुस्से में अंदर क्यों गए थे? मम्मी, मैं बहुत थक गया था इसलिए। इतना कहकर विवेक चुपचाप से अपना डिनर करने लगा। विवेक की बात सुनकर कुसुम जी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। उन्हें अपने बेटे का मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। तभी दादी माँ विवेक से बोली, अपने भाई से बोल देना कल संडे है वह घर पर आए। हमसे बस थोड़ी देर मिला और चला गया। उसे दिन के बाद से आया ही नहीं घर। दादी माँ, ऐसी बात नहीं है, भाई थोड़े बिजी रहते हैं, आपको तो पता ही है ना। काम के अलावा भी जिंदगी होती है, वह कब तक ऐसे अकेला रहेगा। दादी माँ की बात सुनकर विवेक का मन तो क्या कि वो अभी बता दे कि उसका भाई कहाँ है अकेला। तीन तो बच्चे हैं, एक और आने वाला है। भाभी का गुलाम। दादी माँ की बात सुनकर प्रीति के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसके साइड में बैठी पूनम बोली, क्या बात है दीदी, आप इस तरह किस लिए मुस्कुरा रही हैं? प्रीति बात को सफलते हुए, कुछ नहीं, बस आज मैगजीन में एक जोक पढ़ा था, उसी के बारे में याद आ गया। दूसरी तरफ रोशनी का विला। रोशनी और विक्रम की गाड़ी अभी विला के अंदर इंटर हुई थी। गाड़ी से निकालकर वह लोग विला के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही तीनों बच्चे उन दोनों के पैरों से लिपट गए। विक्रम और रोशनी ने उन लोगों को प्यार से गले लगाकर वही सब लोगों के साथ हॉल में बैठ गए। नवीन, गागी की मम्मी, सरिता आंटी, अंजलि, अंजलि की दादी, काजल और गागी, सब लोग हॉल में बैठे गेम खेल रहे थे। सब लोगों ने मुस्कुराकर रोशनी और विक्रम का स्वागत किया। चलो, अब सब लोग इकट्ठा हो गए हैं तो अपने अपने रूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हूँ। सरिता आंटी की बात सुनकर गागी की मम्मी और अंजलि की दादी माँ भी उनके साथ किचन में चली गई। इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सरिता आंटी बर्तनों में खाना रखते हुए बोली, इस घर में कितनी खुशियाँ आ गई है। दादी माँ और गागी की माँ बोली, हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आए हैं। हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों से हम इन बच्चों के साथ रहते आ रहे हो। अजनबी जैसी फीलिंग नहीं आई हमें यहाँ पर। ऐसा लगता है कि सारा परिवार हमारा ही है। सरिता आंटी मुस्कुरा कर बोली, जहाँ पर रोशनी जैसी बच्ची हो वहाँ पर हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। आपने सही कहा सरिता जी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी उसमें ज़रा सा भी घमंड नहीं है। तीनों बच्चों को उसने कितनी अच्छी परवरिश दी है। दादी माँ इन दोनों को डांट कर बोली, अब तुम दोनों बात ही करती रहोगी या खाना भी टाइम टेबल पर लगाऊंगी? बच्चे सारे भूखे हैं। दादी माँ की बात सुनकर वह दोनों हंसने लगी और जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगीं। आधे घंटे में ही सब लोग अपने अपने रूम से फ्रेश होकर आ गए। हेड चेयर पर रोशनी बैठी थी, उसके राइट साइड विक्रम बैठा था। विक्रम के एक साइड रेहान बैठा था। रोशनी की एक साइड विराज बैठा था। आरव को काजल ने जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। आरव चीढ़कर बोला, मासी मैं अपने आप खा लूंगा, प्लीज आप मुझे मत खिलाएं। आरव की बात सुनकर काजल ने उसके दोनों गालों पर किस करके कहा, अरे अपने चुन्नू को तो मैं ही अपने हाथों से खिलाऊंगी। थोड़ी देर रूठने मनाने के बाद बेचारा काजल के हाथों से खाने लगा। इधर विक्रम कभी रोशनी को अपने हाथों से खिला कभी रेहान को खिलाता। रोशनी अपने हाथों से विराज को खाना खिला रही थी और विराज भी खुशी खुशी मजे से रोशनी के हाथों से खाना खा रहा था। इतना प्यार देखकर गागी की मम्मी चुपके से बलिया लेने लगी और एक साइड में उन्होंने 3 बार थू थू कर दिया, मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। गागी जो अपनी माँ के साइड में बैठी थी वह अपनी माँ के कान में बोली, माँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो रोशनी के परिवार वालों को नज़र लगा दे, वह उसकी नज़र ही निकाल लेगी।
गागी की माँ गागी को डांटते हुए बोली, चुप कर पागल लड़की, और उन्होंने एक ने निवाला गागी के मुंह में घुस दिया। माँ, अगर आपको मुझे खाना खिलाना है तो आराम से खिलाए, ये तो आप मुझे गुस्से में खिला रही हैं। गागी के साइड में बैठा नवीन बोला, दीदी कम से कम आपको वह गुस्से में तो खिला रही है, मुझे तो वह खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाती। इतना कहकर वो चुपचाप से अपना खाना खाने लगा। नवीन की बात सुनकर गागी ने एक निवाला नवीन के आगे कर दिया। नवीन ने भी चुपचाप से खा लिया। सबका हंसी खुशी डिनर हो गया। डिनर करने के बाद दूसरी तरफ ज्योति का घर। ज्योति अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। ज्योति की मम्मी ज्योति से आज के दिन के बारे में पूछता है, बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा आज? ज्योति खुश होकर बोली, मॉम बहुत बहुत अच्छा था, इतनी खुश तो मैं आज से पहले कभी हुई नहीं थी। ज्योति के पापा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा हम भी बहुत खुश हैं आपको इतना खुश देखकर, हमेशा इसी तरह हंसती खेलते रहना। मम्मी पापा आप बिल्कुल भी मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना अच्छे से काम करूंगी और एकदम अच्छे से रहूंगी। आप लोग मेरी इतनी टेंशन मत लिया कीजिए, कल मैं आप दोनों को बाहर घूमने ले जाऊंगी। ज्योति की बात सुनकर उसके मम्मी पापा आराम से खाना खाने लगे। दूसरी तरफ एक क्लब में सूरज नशे में धुत ऋषि को उसके घर छोड़ने जा रहा था। इतनी पिता क्यों है जब तुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता? मुझे तो तूने अपनी सवारी समझ रखा है जो हमेशा मेरे ऊपर ही लद कर जाता है। सूरज की बात सुनकर ऋषि नशे भरी आवाज में बोला, दिल टूटना एक वो हैं जो अपनी खुशी में डूबे हैं, और एक हम हैं कि जिन्हें गम ने उभरने न दिया। यार मैं आज तुझसे कहता हूँ कभी किसी से शिद्दत वाला प्यार मत करना। ऋषि अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ एक पत्थर दिल इंसान को भी दर्द हो जाता है, दांतों में उसे अपने पास ला सकता हूँ जबरदस्ती और ना ही उसी में अपने दिल से जबरदस्ती निकाल सकता हूँ। बता तू मैं क्या करूँ, कैसे अपने दिल के दर्द को कम करूँ? काश वो कभी मेरी जिंदगी में ना आई होती और ना मैं कभी उससे प्यार करता, और देखना ही तेरा ये दोस्त इस हालत में होता। ऋषि सूरज के कॉलर को पकड़ कर बोला, सूरज मेरे दोस्त तू उससे बोलकर आना कि मैं द ऋषि जिंदल अपनी लिटिल गर्ल से बहुत प्यार करता हूँ। क्या वो मुझसे बस थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकती? मैं उसके बच्चों को भी अपनाऊंगा, मैं हमेशा उसके साथ लॉयल रहूंगा, बोलकर आना उसे। ऋषि की बात सुनकर सूरज ने जल्दी से ऋषि को गाड़ी के अंदर बैठाया। ऋषि को गाड़ी में बैठाने के बाद वो बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा। यार ऋषि यह कैसी हालत बना ली है तूने अपनी? अगर अंकल को तेरे बारे में पता चल गया कि तू इस हालत में है तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। प्लीज़ ऋषि तू किसी भी तरह इस हालात से बाहर निकाल। अपने पापा और दादी माँ के बारे में तो सोच, उनका तेरे अलावा और कोई नहीं है। प्यार सिर्फ तूने नहीं किया, प्यार तो मैंने भी किया है किसी से, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं टूटा। मैंने खुद को संभाल लिया क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को संभालना है। प्यार करना गलत नहीं है ऋषि, लेकिन उस प्यार के लिए खुद को बर्बाद कर देना ये गलत है, और तू खुद को बर्बाद करके गलत कर रहा है। थोड़ी देर रोकर अपने आप को संभाल कर सूरज वापस गाड़ी के अंदर जाता है। अब तक ऋषि सो चुका था। सूरज ड्राइवर को गाड़ी अपने विला की तरफ ले जाने के लिए बोल देता है। जब से रोशनी ने शादी के लिए मना किया था, ऋषि अपनी जिंदगी से हताश हो गया है। जब भी उसे रोशनी का गम सताता है तो उसे शराब के अलावा और कुछ दिखता नहीं। गागी अपना फ़ोन लेकर बाहर गार्डन में चली गई। तभी गागी के फ़ोन पर कबीर का कॉल आया। जान, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? और यह बात आपको कैसे पता कि मैं आपको मिस कर रही हूँ? मेरी जान, मेरे दिल ने बता दिया कि मेरी जान मुझे याद कर रही है। आपके दिल में बिल्कुल सही बताया, आपकी जान आपको बहुत मिस कर रही है। जान, तुम्हें शादी पर किस कलर का लहंगा चाहिए, बस तुम मुझे बता दो, मैं उसी हिसाब से तुम्हारे लिए बनवाने का ऑर्डर दे दूंगा। मुझे मैरून कलर का लहंगा चाहिए। कबीर ने गागी की बात तभी नोट डाउन कर ली। जान, कल संडे है तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। गागी शर्मा कर बोली, मैं आपका इंतजार करूंगी। तभी उसके पीछे से खांसने की आवाज आती है। जब गागी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां काजल और अंजलि एक शरारती मुस्कान के साथ पीछे खड़ी थी। तभी काजल अंजलि को देखकर गाना गाने लगी, कटे नहीं कटते ये दिन ये रात। तभी अंजलि काजल का हाथ पकड़ के आगे गाती है, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहती हूँ, आई लव यू। उन दोनों की एक्टिंग देखकर गागी बेचारी शर्म से एकदम लाल हो गई। दूसरी तरफ कबीर भी उन दोनों की नौटंकी सुन रहा था। उधर कबीर को एकदम से हंसी आ गई। कबीर तो गागी का फेस इमेजिन करके हंस रहा था।
उसकी हंसी साइड में बैठा विशाल सुन रहा था। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, आज बेवजह हंस रहा है। विशाल की बात का कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जाते जाते वह ये जरूर कहा गया, उफ मिर्ची, आए हाय मिर्ची लग गई मिर्ची। विशाल कबीर का टोन समझकर चुपचाप अपने रूम में चला गया। इस वक्त एंजल विला में कबीर और विशाल के अलावा कोई नहीं था। विक्रम यहाँ अपनी बेबी गर्ल के बगैर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वह रोशनी के विला चला गया। आज विक्रम की जगह रोशनी ने तीनों बच्चों को सुलाया। विक्रम को काम होने की वजह से वो स्टडी रूम में काम कर रहा था। रात के 12 बजे विक्रम अपना काम खत्म करके रूम में आया तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद विक्रम रोशनी के रूम में गया तो वहाँ तीनों बच्चे आराम से एक दूसरे को कादल करके सो रहे थे। विक्रम घर में चारों तरफ रोशनी को देख रहा था। उसने विला के अंदर हर जगह रोशनी को ढूंढ लिया, लेकिन उसे रोशनी कहीं नहीं मिली और उसका दिल घबराने लगा था। ऐसी घबराहट उसने कभी महसूस नहीं की। रोशनी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। घबराहट की वजह से विक्रम के चेहरे पर पसीना आने लगा। चैप्टर 124 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 124। अंदर पूरे विला में देखने के बाद विक्रम गार्डन एरिया में गया। वहां रोशनी को देखकर उसके दिल को चैन मिला। रोशनी इस वक्त झूले पर बैठी एकटक चांद को देख रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका खूबसूरत चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। रोशनी उस चांद को निहारने में इतनी बिजी थी कि उसने आसपास क्या हो रहा है कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कभी रोशनी को एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। थोड़ी देर के लिए तो रोशनी चौंक गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे किसने बाहों में भरा है तो रिलैक्स हो गई। विक्रम रोशनी को अपनी गोद में उठाकर वापस झूले पर बैठ गया। विक्रम ने रोशनी के पैर अपनी कमर पर लपेट लिए। विक्रम ने अपना चेहरा रोशनी की गर्दन में छुपा लिया। उसके बालों की स्मेल को अपनी सांसों में महसूस करने लगा। रोशनी इस वक्त विक्रम की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। रोशनी ने अपनी सॉफ्ट आवाज में विक्रम से पूछा, हनी क्या हुआ, आपकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों चल रही है, आर यू ओके? विक्रम खुद को शांत करके बोला, तुम मुझे पूरे विला में नहीं मिली, मैं डर गया था। प्लीज मुझे बिना बताए कहीं पर भी मत जाया करो, डर की वजह से मेरी हार्ट बीट अभी भी तेज है। विक्रम की बात सुनकर रोशनी को थोड़ा दुख हुआ। वो जानती थी कि विक्रम उससे कितना प्यार करता है। रोशनी विक्रम की माथे पर किस करके बोले, आई एम सॉरी हनी। विक्रम ने अपना चेहरा रोशनी के चेस्ट रगड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम कहीं पर भी जाना मुझे बात कर जाना। रोशनी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। विक्रम धीरे धीरे रोशनी की गर्दन पर किस करने लगा। विक्रम के किस से रोशनी सहने लगी। विक्रम उसकी कॉलर बोन से हटकर उसकी होंठों पर किस करने लगा। विक्रम का एक हाथ रोशनी की ब्रेस्ट पर था, दूसरा हाथ उसकी पीठ को सहला रहा था। विक्रम का सॉफ्ट किस एक पैशनेट फ्रेंच किस में बदल गया। रोशनी इस वक्त पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। उसकी सिसकियां गार्डन एरिया में गूंज रही थी। विक्रम के हाथ रोशनी की पूरी बॉडी पर फिसल रहे थे। थोड़ी देर बाद विक्रम को एहसास हुआ कि वह अपने रूम में नहीं है, तो उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। रोशनी इस वक्त काफ़ी तेज सांस ले रही थी। इसकी वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर विक्रम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसने जल्दी से रोशनी को अपनी गोद में उठाया। थर्ड फ्लोर वाले रूम की तरफ चला गया। विक्रम ने जल्दी से डोर क्लोज किया और रोशनी को बेड पर बिठाकर जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगा। रोशनी को विक्रम की जल्दबाजी देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन इस वक्त उसने हंसने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। विक्रम बिना कपड़ों के रोशनी के सामने खड़ा था, जिससे रोशनी थोड़ा साए फील करने लगी। विक्रम रोशनी के पास आकर बोला, बेबी गर्ल तुम इस तरह शर्मा क्यों रही हो? मैं पहली बार तो तुम्हारे सामने इस तरह से नहीं आया। हम तो न जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। विक्रम रोशनी के माथे पर किस करके बोला, लेकिन मुझे तुम्हारा ही रूप बहुत पसंद है। रोशनी की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस वक्त विक्रम की तरफ देख ले। थोड़ी देर बाद विक्रम ने रोशनी के सारे कपड़े उसके बदले से अलग कर दिए। लाइट ऑफ करके विक्रम रोशनी को अपनी बाहों में भर के बोल, बेबी गर्ल मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। इतना कहकर विक्रम रोशनी को अपनी बाहों में भर के सो गया। रोशनी भी विक्रम के साथ कंफर्टेबल होकर सो गई। जिस बात से वह परेशान थी वो भूल गई। अगली सुबह विला में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। रोशनी और विक्रम अपने रूम से रेडी होकर आए।
तो उनकी नज़र सब लोगों के ऊपर गई जो इस वक्त हॉल में बैठे चाय और कॉफ़ी का मजा उठा रहे थे। विक्रम और रोशनी भी सब लोगों के पास आकर बैठ गए। तभी उन सबको गेट से विवेक और प्रीति आते हुए नजर आए। सब लोग प्रीति और विवेक को देखकर एकदम हैरान हो गए, वह भी इतनी सुबह। प्रीति दौड़कर बच्चों के पास गई और उन्हें बहुत सारा प्यार करने लगी। तीनों बच्चों ने भी अपनी छोटी मम्मी को बहुत सारा प्यार किया। वॉट ए सरप्राइज छोटी मम्मी को आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए वह आ गई। प्रीति ने कल शाम को ही विवेक से बोल दिया था कि वह संडे वाले दिन रोशनी के पास जाना चाहती है। कुसुम जी और चंद्रिका जी को झूठ बोलकर वह दोनों आए कि वह दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। पूनम भी उनके साथ आना चाहती थी लेकिन विवेक ने बोल दिया कि वह प्रीति के साथ अकेला जाना चाहता है। सरिता आंटी जी उन दोनों के लिए पानी और चाय लेकर आई। काजल प्रीति से बोली, अच्छा हुआ भाभी आप आ गए, क्यों ना आज हम सब लोग मिलकर कोई गेम खेलें। रोशनी उन सब को देखकर बोली, वैसे तो मैंने सोचा था कि आज हम सब लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे लेकिन अब भैया और भाभी यहाँ पर है तो हम सब लोग एक साथ कोई बढ़िया सा गेम खेलेंगे और वह गेम ऐसा होगा जो बच्चे भी खेल सकेंगे। रोशनी की बात सुनकर तीनों बच्चे और नवीन चिल्ला उठे। वह चारों बहुत खुश हो गए। उस हॉल में चारों तरफ हंसने और खिले खिलाने की आवाज़ आ रही थी। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में वहां पर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी एकदम शांति बनी हुई थी। दादी माँ गार्डन एरिया में कुसुम जी और मीना जी के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी वहां पर सारा और पद्मिनी भी आकर बैठ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद पूनम और रीना भी आ जाती है। व्योम अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी एरिया में गया था क्योंकि उसे हमेशा से ही फ़ोटो खींचने का काफ़ी शौक था। वह एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता था, इसीलिए वह किसी न किसी जगह पर हर संडे को जाता रहता था। विवेक, विवान और विक्रम तीनों ही व्योम के साथ थे। दादी माँ पूनम को देखकर बोली, प्रीति और विवेक तो चले गए, तुम लोग भी कहीं बाहर घुमाओ। विवान यहाँ पर नहीं है और तुम तो घर में सारा दिन बोर हो जाती होगी बेटा। एक काम करो, तुम तीनों बाहर चले जाओ कहीं घूमने के लिए। जब पूनम और रीना ने सुना कि सारा भी हमारे साथ जाएगी तो उन दोनों ने मना करते हुए कहा, नहीं दादी माँ, हमारा घर पर ही रहने का मन कर रहा है और आज सारा दिन हम आप तीनों के साथ रहेंगे। दादी माँ हंसकर बोली, तेरी बड़ी माँ तो बाहर जा रही है और मैं अपनी दोनों दोस्तों के पास जा रही हूँ। तभी रीना को एक आइडिया आया। वह, दादी माँ हाँ मुझे याद आया, मेरी हो जलंधर वाली फ्रेंड जिसका नाम निम्मी था, तू मुझे कई दिनों से अपने घर बुला रही है लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही। तो मैं सोच रही थी आज मैं उससे मिलने चली जाऊं और अकेले किया जाऊंगी, सोचा भाभी को भी साथ ले जाऊं। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने हामी भर दी, जिसे सुनकर रीना और पूनम खुश हो गए कि चलो इस सारा से तो जान छुटी। थोड़ी देर बाद पूनम और रीना कपूरविल से बाहर निकल गई। पद्मिनी और सारा अपना छोटा सा मुंह लेकर वहीं बैठी रही। धीरे धीरे वहां से मीना जी, कुसुम जी, चंद्रिका जी उठकर चली गई। अब वहां पर सिर्फ पद्मिनी और सारा बची थी। पद्मिनी सारा के कान में बोली, 2 दिन से उस नौकरानी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पद्मिनी की बात सुनकर सारा हैरान हो गई क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। आप क्या कह रही है आंटी, ऐसे कैसे चली गई? उसको फ़ोन कीजिए और बुलाए। मैं तो 2 दिन से फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है पैसा लेकर मज़े कर रही हो गई कहीं पर। जब आ जाएगी ना तब मैं उसे अच्छी तरह से बताऊंगी, बहुत ज़्यादा कर पर चढ़ने लगी है ये। थोड़ी देर बाद सारा भी अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। रोशनी का विला, सब लोग गन से बैलून फोड़ने वाला गेम खेलने वाले थे। 3 लोगों की टीम होने वाली थी। एक में काजल, गागी और आरव, दूसरे में विवेक, प्रीति और रेहान, एक में नवीन, सरिता जी और विक्रम। टीम नंबर के थ्रू डिसाइड हुई थी, जिसमें अगर एक ही नंबर 3 लोगों के पास आ गया तो वह उसकी टीम में होगा। रोशनी, विराज और अंजलि वह एक टीम बन गए। विक्रम थोड़ा उदास था क्योंकि वह रोशनी की टीम में जाना चाहता था। चैप्टर 125 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 125। गार्डन एरिया में गेम खेलने का सारा इंतजाम किया गया था। अंजलि की दादी एक चेयर पर वही बैठी सबका गेम देखने के लिए। वहां पर 4 बोर्ड लगाए गए थे जिस पर 100-100 बैलून थे। जिस बोर्ड के बैलून सबसे कम होंगे वही टीम जीतेगी। उन सब के पास कुछ सर्वेंट नकली गस लेकर आए। चारों टीम अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो गए। रोशनी, विक्रम,
यहाँ तक कि जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने कभी भी यह गेम नहीं खेला था, ये सब उनके लिए पहली बार था। लेकिन आरव, नवीन और रेहान ने ये गेम काफ़ी बार खेला था। 123 गेम स्टार्ट। सब लोग जल्दी जल्दी से बैलून टारगेट करने लगे। रोशनी, विक्रम, गागी, काजल, प्रीति, विवेक, उन सब से नकली गन चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। आधी गेम के ही बीच में कबीर वहां पर आ गया। को भी दादी माँ के साइड में आकर बैठ गया। कबीर आते आते बोला, अरे यार, अगर गेम खेलना था तो मुझे भी बुला लेते। लेकिन वहां पर जितने भी लोग गेम खेल रहे थे और में से किसी ने भी कबीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वह सब लोग अपने बालूस फोड़ने पर फोकस थे। गागी की मम्मी से तो गन चला ही नहीं जा रही थी, उन्होंने थक हार कर गेम बीच में ही छोड़ दिया। नवीन गुस्से में बोला, मम्मी आप हमें हरा दोगे। विक्रम को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह गेम में बना रहा। दूसरी तरफ रीना और प्रीति। रीना, तुम्हारी दोस्त का घर कहाँ पर है? पूनम की बात सुनकर रीना हंसकर बोली, भाभी मेरी कोई दोस्त नहीं है। पूनम हैरान होकर बोली, तुम्हारा दोस्त नहीं है तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? रीना फिर से हंसकर बोली, वह तो मैंने उस सारा चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोला था। पूनम रीना के सर पर एक थप्पड़ मार कर बोली, तुम बहुत ज्यादा शैतान होती जा रही हो। आउच भाभी, लगती है, इतना जोर से मत मारिए। भाभी मुझे आपको कुछ बताना था। पूनम रीना को सीरियस देखकर बोली, हाँ बताओ भाभी, मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। 1 घंटे बाद पूनम और रीना एक अनाथ आश्रम में पहुंचे। पूनम और रीना ने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले लिया था। रीना और पूनम अनाथ आश्रम के अंदर गए। वहां पर काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चे पेंटिंग्स वगैरह कर रहे थे। तभी पूनम और रीना के कानों में किसी के गाने की आवाज़ आती है। वह दोनों उस आवाज़ को सुनते हुए अनाथ आश्रम के पीछे वाले एरिया में चले जाते हैं। यह अनाथ आश्रम काफ़ी खूबसूरत था, जिसमें 4 मंजिला थी। यहाँ पर कोई भी बच्चा गरीबी में नहीं जीत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डोनेशन देते थे। पूनम और रीना जब पीछे वाले एरिया में पहुंचे तो वहां पर काफ़ी सारे बच्चे एक जगह पर बैठे एक लड़के का संगीत सुन रहे थे। जबरन और पूनम वहां पर पहुंचे तभी उस लड़के का गाना खत्म हुआ। उसी समय उस लड़के की भी नज़र रीना के ऊपर गई और वह उसे वहां देखकर थोड़ा हैरान हो गया। वह रीना के पास आकर बोला, मैडम आप यहाँ पर? रीना उस लड़के को देखकर तंज कसते हुए बोली, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? और अब तुम मुझे मैडम क्यों बोल रहे हो? अब तो तुम हमारी कंपनी में काम भी नहीं करते। पूनम को रीना की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह लड़का रीना का तंज समझ गया। माफ़ करना मैडम, लेकिन आदत तो नहीं जाती ना। आप यहाँ आए हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता, आप यहाँ रहिए, मेरा जाने का टाइम हो गया। इतना कहकर वह जाने को हुआ कि रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों नहीं समझते तुम मेरी मोहब्बत को? अगर मैं अमीर हूं तो क्या मेरा अमीर होना गलत है? उस लड़के ने रीना के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मैडम मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अमीर होना गलत है, लेकिन मैडम मैं आपकी बराबरी का नहीं हूं और मोहब्बत अपनी बराबरी वालों से करनी चाहिए, किसी अनाथ से नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। रीना अपने खाली हाथों को और उस लड़के को जाते हुए देख रही थी। पूनम वहां का सारा मामला समझ गई। पूनम ने रीना को अपने गले से लगाकर कहा, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो अपने भाइयों से बोलो, वह तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे उसके पास, शायद तब वह माना न कर पाए। रीना पूनम को कसकर गले लगाकर बोली, नहीं भाभी, मैं चाहती हूँ वो पहले मेरे प्यार को समझे, मैं उसका इंतजार करूंगी भाभी। इतना कहकर रीना पूनम से अलग हुई और फिर से अपने पहले वाले अवतार में आकर बोली, चलो भाभी हम बच्चों के साथ खेलते हैं, यहाँ कितने सारे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट। रीना अपनी गाड़ी से चॉकलेट्स, केक्स और खाने की बहुत सारी चीज़ लेकर आती है। इतनी सारी चीज़ देखकर वहाँ के सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और वो सारे बच्चे उन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगे। पूनम को भी यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ रोशनी के विला में विक्रम की टीम आउट हो चुकी थी। नवीन अपना मुंह लटका कर अंजलि की दादी माँ के पास बैठा था। अंजलि की दादी नवीन के सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कर रही थी। विक्रम एक चेयर पर बैठकर अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को निहार रहा था। 40 बैलून फोड़ने के बाद रेहान की टीम भी आउट हो गई। वह लोग भी अपनी चेयर पर बैठ गए और आगे गेम देखने लगे। अब वहां पर अंजलि, रोशनी, गागी, काजल, आरव और विराज बच्चे थे। दोनों टीमों के बीच में टक्कर का मुकाबला हो रहा था। देखते ही देखते गेम 99 पर आ गया और इस गेम का विजेता हुआ आरव और अब की टीम। रोशनी की टीम सिर्फ एक बैलून से हार गई।
काजल आरव को अपने कंधे पर बिठाकर जोर जोर से डांस करने लगी। आज तो गागी भी पीछे नहीं रह रही थी, वह भी भांगड़ा करने लगी। बिना संगीत बिना ढोल के वह लोग नाच रहे थे। आखिरकार जीत की खुशी जो थी। कबीर तो बस गाड़ी को देख रहा था। उसे इस तरफ खुलकर डांस करते हुए देखकर बच्चों की तरह उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। कबीर अपने मन में बोल, जान मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है, वह मैच्योरिटी वाला, वह शरारती वाला, प्यार वाला और यह बच्चों वाला भी। वही एक टेबल पर रखी छोटी सी माला हमारे विजेता आरव के गले में डाली गई। आरव तो उछल उछलकर सबको अपनी जीत के बारे में बता रहा था, जैसे किसी को पता ही ना हो कि वह जीत गया है। आरव की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए सरिता आंटी अपने हाथों से बनाया हुआ केक बाहर लेकर आए। बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी आ जाओ। केक को देखकर सब लोगों के मुंह में पानी आ गए, यहाँ तक कि विक्रम और रोशनी के भी, जो कभी भी इतना ध्यान नहीं देते थे मीठे पर या खाने पर। लेकिन यहाँ इस घर में सब लोगों के साथ रहते हुए उन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। सब लोग जल्दी से उठकर केक के आसपास खड़े हो गए। आरव ने कैंडल बुझाकर उस केक को काटा। सबसे पहले आरव ने उस केक को रोशनी को खिलाया, उसके बाद विक्रम को, उसके बाद रिहान को, फिर विराज को, फिर अपनी छोटी मम्मी को और उसके बाद किसी को नहीं खिलाया। सरिता आंटी ने सब लोगों के लिए केक सर्व करके उनको दे दिया। इसी तरह उन्होंने आज सारा दिन काफ़ी मस्ती की। ये दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत था। गागी और कबीर ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। कृति और विवेक सारा दिन बच्चों के ही साथ खेलते रहे। शाम को उन लोगों का जाने का मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ा। रात का डिनर करने के बाद कबीर भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ विशाल आज अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलने गया। उसकी मम्मी उसे झाड़ू से पीटते हुए बोली, यहाँ पर क्या करने आया है नालायक, निकल हमारे घर से, हम तो तुझे जानते भी नहीं है। एक तरफ विशाल खुद को बचाते हुए बोला, मम्मी आप इस तरह कैसे कर सकते हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। कोई झाड़ू से अपने बेटे को मारता है क्या? अच्छा तो तुझे याद है कि तू मेरा बेटा है? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? विशाल के पापा बोले, तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक बोल रही है। तुम्हें कुछ याद भी है? आज से 7 महीने पहले आए थे तुम यहाँ पर और अब अपनी शक्ल दिखा रहे हो। तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे एक माँ बाप है? विशाल अपने दोनों कान पकड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, अब से मैं जल्दी आ जाया करूँगा। विशाल की माँ नाराज होकर बोली, ऐसा तू हमेशा बोलता है लेकिन करता अपने मन की है। तुझसे तो अच्छा वह कबीर है, कम से कम उसने सगाई तो कर ली। उम्र देखी तुमने अपनी, कुछ दिनों बाद 33 साल के हो जाओगे। जब हम तेरी उम्र के थे तब तुम 12 साल के हो चुके थे, लेकिन तुम्हारा अभी तक शादी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर तुझे लड़कियां नहीं पसंद तो लड़के से ही शादी करके आजा, कम से कम कोई तो होगा हमारे पास। अब हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तू अपने ही जेंडर से प्यार करता है तो। अपने माँ बाप की बात सुनकर बेचारा विशाल तो सदमे में ही चला गया। विशाल चिल्लाकर बोला, मम्मी आप इस तरह की फालतू बात कैसे सोच सकती हैं? मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है और मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, बस उसे पढ़ना बाकी है। और जैसे ही वह पटी उसके बाद मैं बैंड बाजा बारात लेकर उसके घर पर पहुँच जाऊँगा और उसे आपकी बहू बना दूँगा। विशाल की बात सुनकर विशाल की माँ बोली, तू सच बोल रहा है ना मेरे लाल? अगर तूने मुझसे ज़रा सा भी झूठ बोला ना तो मैं तेरे लिए कोई कालिया सांड ले आऊँगी और उससे तेरी शादी कराऊँगी। माँ मैं आपका बेटा हूँ, आप इस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों करते हो जैसे कि आप मुझे कहीं कूड़े से उठाकर लाए थे? विशाल की माँ हताश होकर बोली, काश बेटा मैं तुझे कूड़े से उठाकर लाई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। विशाल के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ से और बात करें। विशाल के पापा चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहे थे। चलो अब सब लोग खाना खाने आ जाओ, वैसे भी यह गधा कहीं से खाना खाकर तो आया नहीं होगा। विशाल अपने मन में बोला है, भगवान बस काजल के सामने मेरी इज्जत रख लेना, अगर इन्होंने काजल के सामने भी इसी तरह मेरी बेइज्जती कर दी तो वह तो मुझे घास भी नहीं डालेगी। घास क्या डालेगी, वह तो वैसे भी नहीं डालती। सारा अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग टाइम पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करके कपूर मैंशन में आ गई थी। अपने रूम में बैठी वह सारी चीज़ें देख रही थी जो उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर खरीदवाई थीं। वह सारा, अगर तेरे पास दिमाग नहीं होता तो कभी भी इस तरह की लाइफ नहीं जी पाती, वही पड़ी रहती है अपने गरीब माँ बाप के साथ।
दूसरी तरफ पद्मिनी के कमरे में 2 दिन से पद्मिनी अपने हस्बैंड शमशेर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। पद्मिनी काफ़ी परेशान थी। एक तो उसे नौकरानी का कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से शमशेर का फ़ोन नहीं लग रहा। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। दूसरी तरफ लंदन में परी कई दिनों से रो रो कर घर को सर पर उठा बैठी थी। उसे अपनी बुई और भाइयों के पास जाना था। परी को स्कूल जाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब उसका वहां पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। राज और प्रिया हमेशा परी को कुछ ना कुछ कहकर मान लिया करते थे। मुकेश जी और प्रेमा जी अब ज़्यादातर ओल्ड क्लब हाउस नहीं जाते थे। वह हमेशा परी का घर पर रहकर ख्याल रखते थे। रोशनी और बच्चों के जाने के बाद ये घर काफ़ी सुना सुना हो गया था। अब यहाँ पर किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वो लोग जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहते थे, रोशनी और बच्चों के पास। परी अपने दादा दादी के साथ गार्डन एरिया में खेल रहे थी। प्रेमा जी और मुकेश जी भी परी के साथ खेल रहे थे। राज और प्रिया का रूम। राज प्रिया को अपनी बाहों में भर के उसे शिद्दत से प्यार किया जा रहा था। प्रिया और राज हमेशा अपने काम में लगे रहते थे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। राज के हॉट प्रिया के बदन पर चल रहे थे। प्रिया की सिसकियां उस रूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद उस रूम से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लव मेकिंग की आवाज़ आने लगी। 3 घंटे बाद थक हार कर राज और प्रिया एक दूसरे की बाहों में सो गए। मुकेश जी और प्रेमा की पारी को लेकर अपने रूप में सो गए। ज्योति अपने माँ बाप को काफ़ी सारी जगह पर घूमने ले गई। उसके माँ बाप आज काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी बेटी के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करके। ज्योति ने कई सारे ऐसे गरीब लोग देखे और उनका खाना भी बांटा। उन सब के होठों पर स्माइल देखकर ज्योति खुशी खुशी उस जगह से चली गई। ज्योति को काफ़ी सुकून मिलता था अगर वह किसी की मदद करें। रक्त का वक्त रोशनी का विला। रोशनी और विक्रम तीनों बच्चों को सुलाकर अपने रूम में चले गए। वहां पर रोशनी ने उसे बताया कि कल रात वो बाहर क्यों गई थी गार्डन में। हनी, आपको पता है मैं गार्डन एरिया में आपके बिना बताए क्यों गई थी? बेबी गर्ल, तुम किसी भी वजह से गई थी, बस तुम्हें जहां भी जाना हुआ करे मुझे बात कर जाया करो। रोशनी विक्रम के गले लगकर बोली। मैंने पत्नी के हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। मुझे उस शमशेर की इन्फॉर्मेशन में से काफ़ी कुछ ऐसे राज पता चले जिनका जवाब शायद मैं पहले ढूंढ रही थी। विक्रम रोशनी के बाल सहलाते हुए बोला, तुम्हें क्या पता चला बेबी गर्ल? कुछ साल पहले जो आपको ड्रग दिया गया था वो किसी और का काम नहीं बल्कि उस शमशेर का काम था। उस लड़की को भी आपके पास उस शमशेर ने इसलिए भेजा था ताकि वह आपकी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर आपको सब लोगों की नज़रों में गिरा सके, और उस दिन कबीर को भी किसी काम से उलझाकर वहां से भेजने का काम भी उस शमशेर के आदमियों का था। फूल प्रूफ प्लान किया था उसने। अगर आप उसे दिन 3rd फ्लोर पर नहीं आते तो शायद उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने मुझे बताया था कि मेरे पीछे गुंडे लगे हुए थे जिनसे बचकर मैं 3rd फ्लोर पर आई थी। वो गुंडे भी उसे का शमशेर की थे, क्योंकि वह लड़कियों की स्मगलिंग करता है। और उसे दिन उन लोगों को मैं अपना टारगेट नजर आ रही थी, लेकिन आपकी वजह से मैं बच गई। और जब सुबह मैं आपके रूम से निकली तो उस शमशेर ने मुझे करने की कोशिश की। उसके आदमियों ने उसे बता दिया कि मैंने पूरी रात आपके साथ बिताई है, इसीलिए उसने मुझे मारने का प्लान बनाया ताकि मैं दोबारा से आपको कभी मिल ना सकूं। क्योंकि वह जानता था कि अगर आपको पता चल गया कि वह लड़की मैं हूं तो आप जरूर मुझसे शादी करते और उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इतनी भयानक एक्सीडेंट से बच गई। हाँ, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी पूरी तरह से। रोशनी की जैसे जैसे विक्रम बात सुन रहा था वैसे वैसे उसकी पकड़ रोशनी के ऊपर कशती जा रही थी। विक्रम एक्सीडेंट के बारे में सुनकर काफ़ी डर चुका था। वो कभी सपने में भी रोशनी को अपने आप से दूर नहीं कर सकता था। विक्रम रोशनी के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं तो अपने दुश्मनों की खबर लेता रहा, लेकिन मैंने कभी इस शमशेर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए ये हमेशा मुझसे बचता रहा। लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसके हर कर्म की सजा मैं इसको जरूर दूंगा। विक्रम का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था जब उसने रोशनी के मुंह से उसके एक्सीडेंट की बात सुनी थी। रोशनी आगे बोली, आपके ऊपर जितने भी हमले हुए हैं वह सारे उस शमशेर ने करवाए हैं। रोशनी की बात सुनकर विक्रम बोला, उसने कोशिश से तो बहुत की, लेकिन जिस टीम को मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए हायर किया है उसको डिफीट करना इस शमशेर के बस की बात नहीं।
RS सिक्योरिटी टीम काफ़ी ज़्यादा एडवांस और हाईटेक सिक्योरिटी टीम है, उनके रहते कभी मुझे चिंता नहीं रही अपने ऊपर हमलों की। विक्रम के मुंह से RS सिक्योरिटी टीम के बारे में सुनकर रोशनी हैरान हो गई। ये सिक्योरिटी टीम तो खुद उसकी है, जिसे उसका लेफ्ट हैंड लियो संभालता है। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्रम को कैसे बताएं कि वह उसी की सिक्योरिटी टीम है। रोशनी थोड़ी हिम्मत करके बोली, हनी, RS सिक्योरिटी कंपनी मेरी ही कंपनी है। रोशनी की बात सुनकर विक्रम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसने रोशनी से कोई सवाल नहीं किया। इधर रोशनी परेशान थी कि विक्रम ने उसे कोई सवाल क्यों नहीं किया। रोशनी बोली, हनी। विक्रम रोशनी को चुप करवाते हो बोल, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे खुशी है कि मेरी वाइफ की टीम ही हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया करती थी, और अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। विक्रम की बात सुनकर रोशनी खिलखिलाकर हंसी और बोली, वैसे हनी, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की रक्षा करनी चाहिए। विक्रम भी हंसकर बोला, तुम मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे। विक्रम की बात सुनकर रोशनी को विक्रम के ऊपर बहुत प्यार आया। उसने विक्रम से अलग होकर अपने होठों पर अपने होंठ रख दिए। विक्रम रोशनी के होठों का स्पर्श अपने होठों पर पाकर उसे प्यार से चूमने लगा। चैप्टर 126 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 126। विक्रम और रोशनी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। जो सुकून विक्रम को रोशनी के साथ मिलता है वह उसे कहीं नहीं मिलता। विक्रम रोशनी के कान के पास आकर बोला, आई लव यू माई हार्ट, थैंक यू मेकिंग माई लाइफ हेवन। रोशनी उसी मधोशी भरी आवाज में विक्रम के कान में आकर बोली, सेम टू यू माई लव। आधी रात तक उन दोनों के प्यार का सिलसिला चलता रहा। विक्रम हमेशा रोशनी का ख्याल रखता था ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। अपनी डिजायर से पहले वह रोशनी का कंफर्ट देखा था। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था। पूरा 1 महीना बीत गया। इस बीच सारा ने बहुत कोशिश की विक्रम के करीब जाने की, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। इस बीच विक्रम 2 बार कपूर विला 1-2 घंटे के लिए दादी माँ से मिलने चला गया था। इन दोनों प्रति बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी, और उसकी खुशी सब लोग महसूस कर पा रहे थे। इस बीच ज्योति और रोशनी की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोशनी को ज्योति से कभी कोई नेगेटिव वॉइस नहीं आई। आज रोशनी रमन अंकल के घर जाने वाली थी। तीनों बच्चे विक्रम और रोशनी रेडी होकर रमन जी से मिलने चले गए। इस वक्त रात के 7 बजे बज रहे थे। रेहान और आरव बहुत खुश थे रमन दादू से मिलने के लिए। वह दोनों कई महीनों से अपने दादू से नहीं मिले थे। विराज रमन जी से नहीं मिला था तो उसको चुपचाप बैठा था। वह भी अंदर से काफ़ी एक्साइटेड था अपने नए दादू से मिलने के लिए। विक्रम की कार जिंदल मैंशन के सामने रुकती है। गेटकीपर जल्दी से उस मैंशन का गेट खोलता है। विक्रम और रोशनी की कार उस विला के अंदर पहुंचती है। कुछ देर बाद वह पांचों गेट के बाहर खड़े थे। सामने रमन जी आरती की थाली लिए उन दोनों की आरती उतार रहे थे। रमन जी ने सबकी आरती उतारी और सबको टीका लगाकर घर में आने के लिए कहा। रोशनी अंदर जाकर रमन जी के गले लगी और बोली, कैसे हैं अंकल जी, बहुत दिनों बाद देखा। रमन जी रूठने का नाटक करते हुए बोले, कैसे हैं, ठीक ठाक है, वैसे भी हमें पूछता ही कौन है, हम तो किसी के लिए मायने ही नहीं रखते। उनकी बात सुनकर आरव खुद कर उनकी कमर पर चढ़ जाता है। ओहो दादू, आपसे किसने कह दिया है कि आपको कोई याद नहीं करता? मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आपका आलू आपको बहुत याद करता है। रमन जी आरव को प्यार से आलू बुलाया करते थे। रमन जी आरव को कसकर अपने गले लगा लेते हैं, उनकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं, लेकिन किसी को देखने से पहले ही वो बड़ी सफाई से छुपा लेते हैं। रमन जी सबकी तरफ देख रहे थे, तभी उनकी नज़र रेहान और विराज पर गई। उन्होंने अब को नीचे उतरा और रेहान को गले लगाकर बोले, कैसा है मेरा बच्चा? दादू, आई एम सुपर कूल। जब से हमारे डैडी हमारे पास आए हैं हम और ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। रमन जी रेहान के सर पर हाथ फिर आते हुए बोले, तुम बिल्कुल अपने डैडी एस बॉय हो। रमन जी की बात सुनकर रेहान काफ़ी खुश हुआ। उसने भी रमन जी को कसकर गले लगा लिया। रेहान से अलग होकर रमन जी विराज के पास गए। हेलो लिटिल बॉय, मैं आपका दादू कम दोस्त। विराज बड़ी मासूमियत से उनकी तरफ देख रहा था। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो विराज ने रमन जी से हाथ मिला लिया। रमन जी ने जब विराज का ठंडा व्यवहार देख तो उन्होंने कहा, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ।
पप्पू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? तो पता है पप्पू ने क्या कहा? रमन जी की बात सुनकर विराज एक्साइटेड हो गया और पूछा, फिर पप्पू ने क्या कहा? रमन जी ने आगे कहा, पप्पू ने कहा, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा, मैंने बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। इतना सुनते ही विराज की हंसी छूट गई और उसके साथ ही वहां पर मौजूद सब लोगों की हंसी छूट गई। दादू दादू और सुनाओ। विराज अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था। अरे अब यही खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? रमन जी उन सब लोगों को लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम में मालती जी एक सोफे पर बैठी थी। रोशनी और विक्रम दोनों ने जाकर एक साथ उनके पैर छुए। मालती जी ने उन दोनों की सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थोड़ी देर उन दोनों के गालों को प्यार से सहलाया। उन दोनों को अपने दोनों साइड मालती जी ने बिठा लिया। तुम बहुत प्यारी हो बेटा, जितना मेरा बेटा बताता है ना तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरी तो तमन्ना थी कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ, लेकिन जो किस्मत में होता है वही होता है। मालती जी की बात सुनकर विक्रम दूसरी साइड चिढ़ा हुआ बैठा था। अब तक तो विक्रम एकदम ठीक था, लेकिन जैसे ही मालती जी ने अपने घर की बहू वाली बात कही वैसे ही दिमाग उसकी सरक गया। विक्रम वहां से उठकर बिल्कुल रोशनी के पास बैठ गया। विक्रम बड़ी प्यार से बोला, बेबी गर्ल मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। विक्रम टेबल पर रखा पानी का गिलास लेकर आया। वह अपने हाथों से रोशनी को पिलाते हुए बोला, बेबी गर्ल तुम हमारे बच्चे का ध्यान रखा करो। अब तुम्हारी प्रेगनेंसी के 4 महीने हो गए हैं और तुम हमारे तीनों बच्चों की चिंता मत किया करो, मैं उन्हें संभाल लिया करूँगा। आखिरकार मैं उनका बायोलॉजिकल फादर हूँ, तुम बिल्कुल ही बच्चों की टेंशन मत लिया करो। विक्रम की बात सुनकर रोशनी को हंसी तो बहुत आ रही थी। रोशनी समझ गई कि सब कुछ विक्रम जलन में कर रहा है, लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि रोशनी ने रमन जी को सब कुछ पहले ही बता दिया है। उसकी शादी की बात, उसकी प्रेगनेंसी की बात और यह भी कि तीनों बच्चे विक्रम के हैं। मालती देवी अपनी आंखें छोटी करके विक्रम को देख रही थी। वह भी सब समझ गई थी। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि वह भी बचपन से विक्रम को जानती थी। मालती जी अपने मन में रहती है, चंद्रिका तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें रोशनी जैसी बच्ची तुम्हारी पोता बहू के रूप में मिली। तुम अपने पर पोता के लिए कितना तड़पती थी, लेकिन देखो तुम्हारे आंगन में तो 3-3 फूल पहले ही खिल चुके हैं। काश मेरे ऋषि की भी जिंदगी में कोई आ जाए। इन्हीं सब के बीच में विक्रम और रोशनी के कानों में रमन जी की आवाज पड़ी, जो घोड़े की आवाज निकाल रहे थे। आरव उनके ऊपर बैठा था और रमन जी इधर से उधर अपने घुटने और पैरों के बल चल रहे थे। ये देखकर विक्रम जल्दी से गया। उसने आरव को रमन जी के ऊपर से उठाया और उसे डांटते हुए बोला, बेटा ये क्या हरकत है, आप बड़ों के साथ इस तरह खेलते हैं? आपने देखा नहीं आपके दादू कितने ओल्ड हैं? तुमसे किसने कह दिया कि मैं ओल्ड हूँ? देखो मेरे हाथ पर अभी भी सही सलामत है और तुम्हें मेरे बच्चे को डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव एक साइड मुंह लटकाए खड़ा हो गया विक्रम की डांट सुनकर। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर रोशनी आरव के पास आई और बोली, बेटा आप उदास क्यों हो? मम्मा मैं नहीं बैठ रहा था, मुझे दादू ने बैठाया, फिर भी मुझे डैडी ने डांटा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। सब लोग आरव और रोशनी को देख रहे थे। रोशनी प्यार से आरव को समझाते हुए बोली, बेटा आपके डैडी ने आपको आपकी भलाई के लिए डांटा, तो क्या आप इस तरह से अपने डैडी से नाराज हो जाओगे? अगर आपके दादू ने बोला था बैठने के लिए तो आप उन्हें प्यार से मना कर देते। आरव आप तो पहले कितने समझदार थे, आपको क्या हो गया? पहले जब आपके डैडी आपके पास नहीं थे तो आप डैडी को कितना याद करते थे, और अब आप डैडी से नाराज हो रहे हो। रोशनी की बात सुनकर आरव को रिलायंस हुआ कि वह क्या कर रहा था। सॉरी मम्मा, आपको माफ़ कर दो। बच्चे आपको माफ़ी मुझसे नहीं अपने डैडी से मंगानी है और दादू से भी। आरव रमन जी की तरफ देखकर बोला, सॉरी दादू। रमन जी आरव के पास आकर बोले, बच्चे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो मैं ही बोला था, इसलिए आप मुझसे सॉरी नहीं बोलेंगे। इतना कहकर रमन जी ने आरव की दोनों गालों पर किस कर दिया। उसके बाद आरव धीरे धीरे चलकर विक्रम के सामने खड़ा हो गया। अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी डैडी, आरव को आपसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। विक्रम आरव की मासूम सी शक्ल देखकर ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सका। उसने आरव को अपनी गोद में उठाया और उसके माथे को प्यार से किस हुए बोला, मेरा प्यारा बच्चा बहुत समझदार है, लेकिन आगे से आप ऐसा मत करना।
एक सोफे पर बैठे रेहान और विराज एक दूसरे से बोले, आरव को डांट तो पड़ती है लेकिन प्यार भी हम दोनों से ज्यादा मिल जाता है। इतना कहकर दोनों ने एक साथ अपने कंधे उचका दिए। चलो बेटा आप सब लोग खाने पर चलो। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रमन जी को याद आया तो उन्होंने एक सर्वेंट को ऊपर ऋषि को बुलाने के लिए भेजा। रोशनी और बच्चों के आने की खुशी में रमन जी ऋषि को तो भूल ही गए। मालती देवी को आज कई वर्षों के बाद अपने घर में इतनी चहल पहल देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। उन्हें उनकी बहू की मौत के बाद ये घर उन्हें हमेशा सुना सुना ही लगता था। उनका कुछ अकेलापन तो सुलोचना और चंद्रिका जी की वजह से कम हो जाता था, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में खालीपन हमेशा ही रहता था। थोड़ी देर बाद ऋषि नीचे आता है। वहां पर उसकी नज़र सबसे पहले रोशनी के ऊपर पड़ी। उसे अपने घर पर देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा है। लिटिल गर्ल तुम मेरा वहम हो या हकीकत। तभी ऋषि के कानों में उसकी दादी की आवाज़ आई, ऋषि बेटा यहाँ आओ हम तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। ऋषि धीरे धीरे चलकर अपनी दादी माँ के पास पहुँचा। ऐसी वहाँ पर विक्रम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। ये विक्रम यहाँ पर क्या कर रहा है? ऋषि को उसके ख्यालों से निकलते हुए उसकी दादी माँ बोली, ऋषि बेटा ये देखो हमारे घर में कौन आया है। रोशनी रमन के दोस्त की बेटी। इसके साथ ही तो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और वह देखो ये तीनों बच्चे रोशनी और विक्रम के हैं। विक्रम ही इन बच्चों का असली पिता है और अब तो इन दोनों ने शादी भी कर ली। रोशनी बिना किसी इमोशन के ऋषि को देख रही थी। विक्रम की नज़र लगातार ऋषि के ऊपर बनी हुई थी। अब तक जो ऋषि कंफ्यूज था, रोशनी और विक्रम को यहाँ देखकर सारी सच्चाई जानकर उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसके पैर भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उससे बिल्कुल भी वहाँ अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। विक्रम जो लगातार ऋषि को देख रहा था वह उसके हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नज़र भी उसके सिवर करते हुए हाथों पर गई। दादी माँ डैड मुझे याद आया, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना होगा। इतना कहकर ऋषि वहां से बिना पीछे मुड़े बाहर चला गया। रमन जी और दादी माँ तो बस ऋषि को जाते हुए देखते ही रह गए, लेकिन फिर उन दोनों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ऋषि अक्सर काम की वजह से घर से बाहर ही रहता था और कभी भी चला जाता था। बच्चों आज आपके दादू आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। रमन जी एक एक निवाला दोनों बच्चों को अपने हाथों से मिला रहे थे। रमन जी बच्चों को अपना पूरा प्यार देना चाहते थे। दादी माँ ने विराज को अपने पास बिठा लिया था और वह उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रही थी। रोशनी उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। रोशन उनकी आंखों में देखकर समझ गई थी कि उन्हें बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। रोशनी अपने मन में सोचती है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी तरह से खुश हो। अगर किसी के पास पैसा है तो किसी के पास हेल्थ नहीं है। अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो किसी के पास पैसा नहीं। किसी न किसी की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती है। थोड़ी देर बाद वह सब लोग अपना डिनर खत्म करके और 1-2 घंटे उन दोनों के पास बैठकर वापस अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऋषि मेंशन से निकलते ही ऋषि अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर दौड़ाने लगा। उसके दिमाग में बस विक्रम और उसके बच्चे ही घूम रहे थे। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी सिवर कर रही थी। ऋषि एक खाली सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है। ऋषि गाड़ी से उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्या मैं किसी खुशी के लायक नहीं हूँ? उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह हो गया मेरे लिए? ऋषि चिक चिक कर एक ही सवाल कर रहा था, आखिर क्यों? दूसरी तरफ विक्रम इस वक्त खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर गहरे अंधेरे को देख रहा था। विक्रम ने रोशनी की तरफ देखा जो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। विक्रम फिर से बाहर की तरफ देखने लगा। ऋषि मैं जानता हूँ कि तेरे दिल में मेरी लिटिल वाइफ के लिए क्या है। किसी वक्त पर हम दोस्त हुआ करते थे, आखिर मैं तेरी आंखों में देखकर यह कैसे नहीं पता लगा सकता। मैं अपनी बेबी गर्ल को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी बेबी गर्ल सिर्फ मेरी बेबी गर्ल नहीं है, वह मेरे जीने की वजह है। किसी को भी अपनी जिंदगी के आसपास भटकने नहीं दूंगा। चैप्टर 127 रिबॉर्न टू लिव लाइफ 127। विक्रम रोशनी को टाइटली अपनी बाहों में भरकर सो गया।
विक्रम का एक हाथ रोशनी के सर पर था, दूसरा हाथ उसकी कमर में। एक तरफ खुशियां और सुकून है, दिल टूटना तो दूसरी तरफ तड़प और उदासी। ऋषि भगवान से शिकायत करते हुई कब क्लब में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। ऋषि ड्रिंक काउंटर पर बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसे इस वक्त किसी चीज का कोई होश नहीं था। उसके दिमाग में रोशनी, विक्रम और बच्चे ही घूम रहे थे। ऋषि की नज़र एक बार टेंडर पर गई। ऋषि ने उसे उंगली करके अपनी तरफ बुलाया। वह बार टेंडर उसके बुलाने से उसके पास आकर बैठ गया। ऋषि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो बारटेंडर 21 साल का लड़का था। उस लड़के ने ऋषि की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिला दी। ऋषि उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था और बोला, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, और कभी करना भी मत। दिल टूटना, जिंदगी में दर्द तो इतना भर गया है, मर्द होकर भी मेरी आंखें रो दी है। ये मोहब्बत तूने मेरे दिल को मार दिया। रिश्ता जिससे रखना था, किस्मत ने उसी से बिगाड़ दिया। उस पर टेंडर को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप ऋषि की सारी बातें शांति से सुन रहा था। ऋषि आगे बोला, दिल टूटना मोहब्बत दिल से की है हमने, तो हाल भी दिल से पूछना। ये बेहाल है उसे अपना बनाने को, इसके इतने प्रयास से कुछ तो समझती वो। इस लाइन को सुनकर उस बार टेंडर को एहसास हो गया कि यह बेचारा इश्क का मारा है, लेकिन वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ऋषि ने उस बार टेंडर से और भी ज़्यादा शराब लाने के लिए कहा, सर प्लीज़ आप और शराब मत पीजिए, आपने काफ़ी ज़्यादा पी ली है। अगर आप इसी तरह से पीते रहे तो आप घर कैसे जा पाओगे? घर की से जाना है। ऋषि पूरी तरह से नशे में चूर हो चुका था। ऋषि अपनी अधखुली आंखों से उस शराब के गिलास को देख रहा था जिसमें उसे रोशनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। दिल टूटना, इस तरह याद आकार बेचैन ना किया करो। एक ही सजा काफ़ी है, पास नहीं हो तुम। ऋषि वहां से उठकर जाने लगा। वह एक दो कम ही चला था कि वो लड़खड़ाने लगा। उस पर टेंडर ने ऋषि को संभाल लिया। सूरज इस वक्त अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गया था। सर क्या मैं किसी को फ़ोन कर दूं जो आपके यहाँ से ले जाए? कौन है जो मुझे यहाँ से ले जाएगा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो सर मैं आपके लिए ऊपर रूम रेडी करवा दूं? हाँ मुझे रूम में ले चलो। बारटेंडर ऋषि को वीआईपी एरिया में ले गया। तभी उस बारटेंडर का फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन उसके घर से था। उस बारटेंडर ने ऋषि को एक दीवार से सहारे खड़ा किया और अपना फ़ोन रिसीव करके थोड़ी दूरी पर बात करने लगा। ऋषि अपनी नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए एक रूम में चला गया। वहां जाकर उसने अंदर से रूम लॉक कर दिया। वो जैसे तैसे बेड के पास पहुंचा। पूरे रूम में अंधेरा था, वहां इतनी भी रोशनी नहीं थी कि कोई कुछ देख सके। ऋषि बेड पर जाकर एक साइड लेट गया। ऋषि ने करवट ली, तब उसे एहसास हुआ कि बेड पर कोई है। ऋषि पूरी तरह से नशे में था। उसे इस वक्त कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ऋषि अपने हाथों से उसे ऊपर से नीचे तक टच कर रहा था। ऋषि नशे की हालत में, लिटिल गर्ल क्या ये तुम हो? वही उसी बेड पर लेटी लड़की भी पूरी तरह से नशे में थी। ऋषि धीरे धीरे पलटकर उस लड़की के ऊपर आ गया। ऋषि उस लड़की के चेहरे पर किस करते हुए बार बार यही बोल रहा था, लिटिल गर्ल आई लव यू सो मच। इतना कहकर वह उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। ऋषि को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। धीरे धीरे ऋषि उस लड़की की गर्दन पर किस करने लगा। ऋषि की किस उस लड़की की सिसकियां निकलने लगी थी। वह लड़की पूरी तरह से नशे में ऋषि का साथ दे रही थी। धीरे धीरे नशे की हालत में वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे। ऋषि के हाथ उसे लड़की की नेकेड बॉडी पर चल रहे थे। ऋषि अपने हाथों से उस लड़की की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। वह लड़की और ऋषि एक दूसरे को लव बाइट्स दे रहे थे। ऋषि उस लड़की के कान में बोला, लिटिल गर्ल आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। उसके बाद कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। इतना कहकर ऋषि उस लड़की में समा गया। उसी के साथ उस लड़की की एक दर्द भारी चीख उस रूम में गूंजी। ऋषि उस लड़की के होठों पर किस करते हुए बोला, लिटिल गर्ल बस थोड़ी देर और फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर ऋषि प्यार से उस लड़की के होठों को चूमने लगा जिसे वो रोशनी समझ रहा था। धीरे धीरे उस रूम में ऋषि और उस लड़की की मदहोश कर देने वाली आवाज़ गूंजने लगी। दूसरी तरफ रोशनी के विला में, बेबी गर्ल तुम क्या कर रही हो? रोशनी तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, हनी मैं आपकी प्यारी बुआ जी के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ।
अब मैं उनसे खाली हाथ थोड़ी ना मिलेगी। विक्रम अपनी शरारती लिटिल वाइफ को देख रहा था, जिसकी आंखों में लोमड़ी की तरह चालाकी दिख रही थी और साथ में मासूमियत भी। विक्रम रोशनी के माथे पर किस करके बोला, अच्छी बात है, अगर मेरी लिटिल वाइफ कुछ कर रही है तो अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ कल दादी माँ का बर्थडे था कपूर विला में। आज से ही तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन इस पार्टी में सारे घर के लोग आने वाले थे और बाहर का कोई नहीं। विक्रम ने स्ट्रिक्टली विवेक से मना कर रखा था बाहर के लोगों को बुलाने के लिए। विक्रम जानता था उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, वह बच्चों के ऊपर अभी से कोई मुसीबत नहीं चाहता था। जितने फ्री होकर वह इस वक्त रह रहे हैं, अगर उनकी पहचान बाहर आ गई तो शायद वह इतने फ्री न रह पाए। उन्हें हर समय बॉडीगार्ड से घिरा रहना होगा। बच्चे बॉडीगार्ड से अभी भी घिरे रहते थे, लेकिन वह सारे बॉडीगार्ड सीक्रेटली बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे। ये बात रोशनी के अलावा और किसी को नहीं पता थी। रोशनी अपने परिवार और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा केयरफुल रहती थी, इसीलिए वह हमेशा बच्चों को ऐसे गैजेट्स दिया करती थी जिससे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो रोशनी को फ़ौरन पता चल जाए। अगर बस तुम्हारा काम हो गया हो तो नीचे चल के अपना लंच कर लो, हाँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए यहीं पर लंच लिया आऊँ। हनी, आप यहीं पर लंच मंगवा लीजिए और मुझे अपने हाथों से खिलाएं। मेरी बेबी गर्ल को मेरे हाथों से खाना है। रोशनी ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। विक्रम ने रोशनी के होठों पर एक क्विक किस किया। रोशनी को तो एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसे विक्रम ने किस कर लिया। अगली सुबह क्लब का वीआईपी एरिया। उस रूम के अंदर से एक जोरदार चिक की आवाज आए। चैप्टर 128 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 128। रूम के अंदर सुबह के वक्त जब उस लड़की की आंख खुली तब उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी की बाहों में सो रही है। उसने ध्यान से बेड की तरफ देखा तो वहां पर एक आदमी को अपने पेट के बल लेटे हुए देखा। अपने बिस्तर पर किसी आदमी को देखकर उस लड़की की चीख निकल गई। उस लड़की की चीख को सुनकर ऋषि भी उठ गया। जब ऋषि की नज़र उसे लड़की के ऊपर पड़ी तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। ऋषि के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। ऋषि को चीखता हुआ देखकर वह लड़की भी और जोर से चीखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? वो लड़की सीखकर बोली, अपनी बकवास बंद करो बदतमीज आदमी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऋषि गुस्से में उस लड़की की तरफ देखकर बोला, पागल लड़की, तुम मेरे कमरे में हो? पागल बदतमीज आदमी, इस तरह नंगे होकर किसी लड़की के कमरे में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पागल औरत, बदतमीज औरत, तुम खुद मेरे कमरे में पड़ी हो नंगी होकर। ऋषि गुस्से में भूल गया कि वह क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को रिलायंस होता है कि दोनों बिल्कुल ने कैद है। ऋषि और वो लड़की खुद एक दूसरे को एक ही चादर से ढकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा चादर छोड़ो, तुम छोड़ो चादर। मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। वह लड़की ऋषि के ऊपर अपनी उंगली पॉइंट करके बोली, तुम मुझसे उस दिन का बदला लेने के लिए आए हो जब मैं गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई थी। मैं तुमसे वहीं पर माफ़ी मांग ली थी बदतमीज आदमी, लेकिन फिर भी तुम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मेरे घर तक आ गए, मेरे रूम तक। वह लड़की और ऋषि दोनों ही अपने शरीर की तरफ देखते हैं। उन दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक चादर से दोनों खुद को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तुम बताओ तुमने मेरे साथ क्या क्या है? अपना मुंह बंद करो। मैं क्यों तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, बल्कि तुमने मेरे साथ कुछ किया है। वह लड़की जब भी अपने आप को इस हालत में देख रही थी तब तब उसे रोना आ रहा था और वो फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि चिढ़कर उस लड़की से बोला, मेरी इज्जत लूटकर अब तुम क्यों मातम मना रही हो? ऋषि की बात सुनकर उस लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ ऋषि के चेहरे पर जड़ दिया। ऋषि अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी करके उस लड़की की तरफ देखा है जिसने उसे अभी थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था। ऋषि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, द ग्रेट ऋषि जिंदल पर। आज तक मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और तुम इतनी सी लड़की, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वह लड़की भी गुस्से में ऋषि की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, उठाऊंगी, ऐसे ही उठाऊंगी अगर तुमने दोबारा से मेरे बारे में कुछ भी बोला तो। इतना कहकर उसने ऋषि के ऊपर से चादर खींच लिया। ऋषि ने क्विक एक्शन लिया और बेड पर रखे दोनों पिलो उठाकर अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने लगा। ऋषि अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा था। वह लड़की चादर से खुद को पूरा ढक कर बेड के नीचे इधर उधर बिखरे पड़े अपने कपड़ों को उठकर बाथरूम में चली गई।
उस लड़की के जाने के बाद ऋषि ने जल्दी से अपने कपड़े फर्श से उठाए और जल्दी जल्दी पहनने लगा। अपने कपड़े पहनकर ऋषि थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। ऋषि अपना सिर पकड़कर उसी बेड पर बैठ गया। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। थोड़ी देर अपने सर पर मसाज करने के बाद ऋषि इधर उधर देखता है। तब उसे रिलायंस होता है कि यह उसका रूम नहीं है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े ब्लड स्टेन्स के ऊपर गई। ये लड़की वर्जिन थी और मैंने उसकी वर्जिनिटी छीन ली। धीरे धीरे करके ऋषि को कल के सारे वाक्य याद आने लगे। कुछ थोड़े धुंधले थे तो कुछ क्लियर। धीरे धीरे याद करने के बाद ऋषि अपने हाथ को जोर जोर से बेड पर मरने लगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता किसी और लड़की के साथ। जरूर यह वहम है, ये सपना है, यह नहीं हो सकता। मैं किसी और लड़की को हाथ नहीं लग सकता सिवाय अपनी लिटिल गर्ल के। ऋषि खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रोशनी के विला में विक्रम के बुलाए हुए डिजाइनर इस वक्त हॉल में खड़े हुए थे अपने बेस्ट डिजाइनर कपड़े लिए। रोशनी अपने बच्चों और विक्रम के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। गागी अपनी माँ और भाई के लिए सिलेक्ट कर रही थी। काजल अंजलि और उसकी दादी माँ के कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। गागी और काजल के पास ऑलरेडी ड्रेस रखी हुई थी। रेहान और विराज ने एक एक ड्रेस उन डिजाइनर से ले ली। रेहान के हाथ में एक ओलिव ग्रीन कलर का गाउन था जो बेहद सिंपल और बेहद खूबसूरत था। विराज के हाथ में एक 3 पीस सूट था जिसके कपलंग ओलिव ग्रीन थे। विक्रम और रोशनी दोनों बच्चों की चॉइस को देखकर काफ़ी हैरान हुए थे, क्योंकि उन दोनों को ही पहली नज़र में ये कपल आउटफिट पसंद आ गया था और दोनों बच्चों ने भी वही आउटफिट गलती से दोनों के लिए चूज कर लिया। रेहान उस गाउन को लेकर रोशनी को देता है। मम्मा, आप इस ड्रेस को पहनना, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। और डैडी, आप इसको पहनना, आप इसमें बेहद हैंडसम लगोगे। रोशनी और विक्रम में दोनों के फोरहेड पर बहुत प्यार से किस किया। रोशनी ने रेहान और विराज के गालों पर हाथ रख कर कहा, बेबी, आप दोनों की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है और आई लाइक इट। रेहान और विराज काफ़ी खुश हुए कि उनके मम्मी पापा को उनकी पसंद आई। अपनी ड्रेस को देखकर रोशनी ने एक डिजाइनर को बुलाकर उससे कहा, तीनों बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड के आउटफिट के जैसे ही आउटफिट बनाएं और कल तक मुझे वह 3 आउटफिट मिल जाने चाहिए। गोटेड, मैं डॉन तीवरी, कल आपके आउटफिट हम आपके बिना में ही डिलीवर करवा देंगे। वेरी गुड, नो यू कैन गो। जब रोशनी ने विक्रम को अपना हस्बैंड कहा तो विक्रम के पेट में तितली उड़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी रोशनी को पढ़कर उसे एक जोरदार किस करें, लेकिन यहाँ हॉल में बच्चे थे इसलिए उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। लेकिन रोशनी ने अपनी टेढ़ी आंखों से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लिए थे। 15 दिन हो गए थे लेकिन पद्मिनी शमशेर से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वह शमशेर की वजह से काफ़ी परेशान थी। वह तो उस नौकरानी को भी भूल गई थी। इधर सारा अपनी अयाशियों में लगी हुई थी। उसने कपूर विला में चोरी करने की भी कोशिश की थी लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बाद उसे कोई मौका नहीं मिला। अब तो उसे सिर्फ एक ही मार्ग नजर आ रहा था कि किसी भी तरह से विक्रम को एक यौन ड्रग दिया जाए जिससे वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले। फिर तो उसे मजबूरन उससे शादी करनी ही पड़ेगी। यही प्लान उसके दिमाग में इस वक्त चल रहा था जो वह कल एग्जीक्यूट करना चाहती थी। मेरे पास बस कल का दिन है। अगर मैं कल कामयाब नहीं हो पाई तो यह विक्रम कभी मेरे हाथों में नहीं आएगा। किसी भी तरह से मुझे ये ड्रग उसे पिलानी ही होगी। इस पद्मिनी का प्लान मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बेवकूफ़ को क्या लगता है इसने मुझे अपना मोहरा बनाया है, लेकिन यह मूर्ख तो ये भी नहीं जानती कि मैंने इसे खुद अपना शिकार बनाया है। विवेक और प्रीति का रूम, इसे देखो ना, मैं ये वाली साड़ी पहनूं या ये वाली। अरे मेरी जान, तुम तो कुछ भी पहन लो, उसी में खूबसूरत लगती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये साड़ी पहनो, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन। विवेक ने अपनी ड्रॉ से एक लिफाफा निकलते हुए कहा। जब प्रीति ने वह साड़ी देखी तो वह बहुत खूबसूरत साड़ी थी। प्रीति विवेक के गले से लिपट कर बोली, ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच जान। तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह किसी और तरीके से भी तो थैंक यू बोल सकते हो। प्रीति अपने पैरों पर खड़ी होकर विवेक के दोनों गालों पर किस करके बोली, थैंक यू। आपको पता है मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बात नहीं सकती। जान, सिर्फ तुम ही एक्साइटेड नहीं हो, मैं तुमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो बस जल्द से जल्द इस पद्मिनी को इस घर से रवाना होते हुए देखना चाहता हूँ। विवेक, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो मेरी जान। आप पद्मिनी बुआ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे।
मैं जानती हूँ पहले वह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं करते थे। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? जान, तुम्हें कल इसकी वजह पता चल जाएगी कि मैं उस औरत से इतनी नफरत क्यों करता हूँ। प्रीति ने इसके आगे विवेक से कोई सवाल नहीं किया। दूसरी तरफ पूनम के कमरे में विवान पूनम को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे सुबह से घूम रहा था। पूनम बहुत नाराज थी विवान से। पूरे 2 महीने बाद वह अपने काम से लौटा था। स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी, मैं आगे से इतने दिनों के लिए नहीं जाऊंगा। अपने इस बेचारे पति को माफ कर दो, थोड़ा सा प्यार दे दो। पूनम का चेहरा गुस्से से लाल था। वह मुड़कर विवान की तरफ देखकर बोली, कौन थी वह लड़की जिसकी खबर वायरल हुई थी? वह लड़की आपसे किस तरह चिपकी हुई थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और से चिपकने की? पूनम विवान की तरफ उंगली करके बोली, मेरे प्यारे पतिदेव, मुझे भोली मत समझना, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो आपको जिंदगी भर यहाँ फर्श पर चलाऊंगी और मैं खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, फिर मलते रहना अपने हाथ। विवान पूनम के वाक्य सुनकर थोड़ा डर गया। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उस लड़की को नहीं चिपकाया। पता नहीं वह कहाँ से भाग कर आए और मेरे ऊपर गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे फौरन खुद से दूर कर दिया था। सच्ची में वह एकदम मासूम पप्पी की तरह लग रहा था। उसकी शक्ल देखकर पूनम थोड़ी सी पिघल गई। इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मुझे आपके साथ किसी भी लकड़ी की कोई अफवाह नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझे आप? स्वीट हार्ट, मैं समझ गया, और मैंने आज तक कभी ऐसा होने नहीं दिया। क्या अब मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? अगर तुम यहाँ अकेली 2 महीने रही हो तो मैं भी वहाँ अकेले तुम्हारे बिना 2 महीने रहा हूँ। मेरे लिए तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है पूनम। मैं जब भी जाता हूँ हमेशा तुमसे बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं आती। मैं एक मर्द हूँ, मुझे अपनी स्वीट हार्ट के लिए कामना तो पड़ेगा ही ना, ताकि वह शॉपिंग कर सके, अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सके। बस बस, अब ज़्यादा मुझे मक्खन मत लगाए। तो मान गई? हाँ। पूनम की हाँ सुनकर विवान बंदर की तरह उछलकर पूनम के गले लग गया। उसने उसे पूरे 20 मिनट तक अपने गले लगा कर रखा। क्या मैं नीचे जा सकती हूँ? सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ स्वीट हार्ट, तुम जाओ, मैं भी आऊँगा थोड़ी देर में और दादी माँ के लिए एक अच्छी सी डेकोरेशन करूँगा। दूसरी तरफ क्लब में वह लड़की शावर के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही थी। यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी इज्जत गंवा दी। जिससे मैंने प्यार का दावा किया था उसको ही धोखा दे दिया, और मैं किसी आदमी के साथ सो गई। ऐसा कैसे हो गया? वह लड़की शावर के नीचे बैठकर कल के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। चैप्टर 129 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 129। तारांकन फ्लैशबैक। लंच का टाइम। RRA कॉर्पोरेशन। रोशनी और ज्योति की दोस्ती को 10 दिन हो चुके थे। ज्योति अब कंफर्टेबल हो गई थी। रोशनी से बातें करने में अब उसे ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन वह जब भी उसके पास होती उसका चेहरा हल्का लाल रहता। लेकिन इन सब के बीच ज्योति बहुत खुश थी। अब वह ज़्यादातर टाइम रोशनी के साथ बताती थी। अपनी खुशी में ज्योति रोशनी के लिए लंच ले जा रही थी। अपनी खुशी में वो ये भूल गई कि उसे डोर नॉक करना चाहिए। वो बिना डोर नॉक किए अंदर चली गई, लेकिन अपने सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। रोशनी एक हैंडसम आदमी की गोद में बैठी हुई थी और वो आदमी उसे पागलों की तरह किस किए जा रहा था। रोशनी भी उस आदमी का साथ उसकी किस में दे रही थी। वहां का नज़ारा देखकर ज्योति उल्टे पैर अपने डेस्क पर लौट आई। साइड में लंच रखकर वो अपनी चेयर पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने अभी भी रोशनी और वो हैंडसम आदमी घूम रहा था। अपने दुख में ज्योति इधर से उधर शाम तक घूमती रही। जब उसे चैन नहीं मिला तो उसकी नज़र इस क्लब पर गई और उसके अंदर जाकर अपना मन हल्का करने के लिए वोडका पर वोडका घटकने लगी। जब तक वह पूरी तरह से नशे में धुत नहीं हो गई तब तक उसने पीना बंद नहीं किया। कब वो इस रूम में आई उसे कुछ भी याद नहीं, और कल रात का भी उसे कुछ भी याद नहीं था। आज सुबह जब उसकी आंखें, तो उसने एक आदमी के साथ खुद को एक बिस्तर पर देखा। फ्लैशबैक ओवर। काफ़ी देर रोने के बाद जब उसका मन हल्का हो गया तो वह शावर लेकर बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र ऋषि के ऊपर गई। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आदमी को फेस कैसे करें। इधर ऋषि अपने मन में गिलट लिए में बैठा हुआ था। ऋषि उन लड़कों में से नहीं था जो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। वह एक जिम्मेदार इंसान था। उसके पिता के गुण भी उसके अंदर आए थे, जिसकी वजह से वो अब तक इस रूम में रुका हुआ था।
गेट खुलने की आवाज़ सुनकर ऋषि ने ज्योति की तरफ देखा। उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली। ज्योति दूसरी साइड बेड पर बैठकर ऋषि से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ऋषि ने बोला, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता मैं कल रात यहाँ कैसे आया और मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया। मैं इसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी लड़की के साथ गलत करके भाग जाऊं। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और से बहुत प्यार करता हूं और मैं जिंदगी भर उससे प्यार करता रहूंगा। इतना कहकर ऋषि ने ज्योति से अपनी नज़रें हटा ली। ज्योति उसकी सारी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मैं भी किसी से प्यार करती हूँ और कल रात मुझे पता चला कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, इसीलिए मैं टूट गई थी और अपने टूटे दिल को संभालने के लिए इस जगह पर पता नहीं कब आ गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी किस्मत की है। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार तो एक तरफ है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे इस कमरे के अंदर ही भूल जाना। आई होप कि हम दोबारा कभी ना मिले। ज्योति की बात सुनकर ऋषि को कुछ दिनों पहले हुई अपनी मुलाकात याद आ गई, जब वह आरआरए कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गया था और उसकी टक्कर इस लड़की से हो गई थी। दोनों में बहुत कहासुनी हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर चीड़ के साथ कहा था, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। आई होप हम दोबारा कभी ना मिले। दोनों ने एक साथ एक ही शब्द कहे थे। इतना कहने के बाद वह दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे। प्रेजेंट टाइम। उसी वक्त ज्योति उस रूम से निकल गई। ऋषि जाती हुई ज्योति को देखकर खुद से ही बोला, मेरी और तुम्हारी किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। मुझे भी कल पता चला कि मैं जिसे इतना चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, लेकिन इसमें मेरी लिटिल गर्ल की कोई गलती नहीं। उसे भी कहाँ पता है कि कोई उसे कितना प्यार करता है। क्या इन दोनों की किस्मत कभी एक हो पाएगी? क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? तारांकन। आज का दिन यूं ही निकल गया। कपूर विला में घर पूरी तरह से रेडी हो चुका था। विवान की डेकोरेशन ने इस घर में एक अलग ही जान डाल दी थी। प्रीति और पूनम बैठकर खाने में क्या बनेगा ये डिसाइड कर रही थी। चंद्रिका जी ड्राइंग रूम में बैठी सोफे पर अपना फ़ोन चला रही थी। तभी वहां पद्मिनी और सारा आती है। चाची जी, आपको नहीं लगता कि आपका बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहिए? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गरीब घर में बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है। पद्मिनी की बात सुनकर दादी माँ बोली, पद्मिनी बेटा, मुझे तो अपनों के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपना जन्मदिन धूमधाम से बनना पसंद नहीं, लेकिन ये लोग कभी मेरी बात मानते ही नहीं थे। आज पहली बार है जब यह इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। अगर धूमधाम से मनाऊंगी तो बहुत सारे मेहमान आते हैं, मैं तो थक जाती हूँ उनसे बातें कर करके। दादी माँ की बात सुनकर पद्मिनी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। उसने आगे कुछ नहीं बोला। दादी जी, विक्रम कब आएगा? पता नहीं सारा बेटा, मैंने विवेक से बोल तो दिया है कि वह विक्रम को याद दिला दे मेरा जन्मदिन है। क्या पता अपने काम के चक्कर में मेरा जन्मदिन ही भूल गया होगा। दादी माँ की यह बात बाहर से आते हुए विवेक ने सुन ली और वह अपने मन में बोला, अरे मेरी दादी माँ, आपका पोता आपका जन्मदिन नहीं भूला, वो तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है। यही सोचते हुए विवेक अपने रूम में चला गया। तभी उसके फ़ोन पर विक्रम का फ़ोन आया। हेलो भाई, बोलिए। दूसरी तरफ से विक्रम बोला, पार्टी में एक बड़ी सी एलईडी लगवा देना। विवेक ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ ही समय में शाम होने वाली थी। दूसरी तरफ रोशनी के विला में विक्रम और तीनों बच्चे रेडी होकर बैठे अपनी मम्मा और अपनी लिटिल वाइफ का इंतजार कर रहे थे। रोशनी के साथ पार्टी में सिर्फ काजल जाने वाली थी और सबने मना कर दिया। रोशनी ने भी किसी को फोर्स नहीं किया। विक्रम बेसब्री से रोशनी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। विक्रम और तीनों बच्चे एक जैसे 3 पीस सूट में एकदम पेंटिंग की तरह लग रहे थे। एक खूबसूरत पेंटिंग। डैडी, मम्मा, इतना टाइम क्यों लग रही है? पहले तो मम्मा 5 मिनट में रेडी हो जाती थी और अब तो मम्मा बहुत टाइम लगाती हैं।
विराज और रेहान ने भी अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। पहले आपकी मम्मा 5 मिनट में इसलिए रेडी हो जाती थी क्योंकि पहले मैं नहीं था, अब मैं आ गया हूँ तो आपकी मम्मा ज़्यादा टाइम लेती है रेडी होने में। बट डैडी ऐसा क्यों? बच्चों, क्या आपने नोटिस नहीं किया आपकी मम्मा पहले नॉर्मल तैयार होती थी लेकिन अब आपकी मम्मा बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती हैं। विक्रम की बात सुनकर तीनों बच्चों ने अपने सर पर हाथ मार लिया। डैडी, हम तो भूल ही गए थे, अब हमारी मम्मा पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। विक्रम और बच्चों की बातों के बीच में ही रोशनी ड्रेसिंग रूम से निकलकर बाहर आई। विक्रम और बच्चों की नज़रें रोशनी के ऊपर ठहर गई। विराज, वाओ मम्मा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आरव, मम्मा आप बिल्कुल एंजल की तरह लग रहे हो। रेहान, मम्मा आप बिल्कुल बाबी डॉल की तरह लग रहे हो। रोशनी अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर एकदम छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई। उसकी इस मुस्कान की वजह से रोशनी और भी ज़्यादा प्यारी क्यूट लिटिल एंजल की तरह लग रही थी। रोशनी को इस लुक में देखकर अपने दिल पर हाथ रख लिया और अनायास ही उसके मुंह से कुछ शब्द निकाले। ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार, बावरी हलचल सी मच जाएगी। बेबी गर्ल, मैं तो पहले से ही तुम्हारा दीवाना हूँ, अब क्या तुम मेरा कत्ल करोगी अपने इतने प्यारे अंदाज से? तीनों बच्चों को विक्रम की कोई भी बात समझ नहीं आई। बच्चा, आप नीचे जाओ, मम्मी और डैडी अभी आते हैं। विक्रम की बात सुनकर रोशनी ने जल्दी से बच्चों को नीचे भेज दिया। विक्रम को देखकर समझ गई कि विक्रम इस वक्त अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं विक्रम बच्चों के सामने ही उसे किस करने ना लग जाए। और थोड़ी देर बाद जो उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। विक्रम इस वक्त रोशनी के होठों को प्यार से चूमे जा रहा था। रोशनी ने विक्रम को बिल्कुल भी नहीं रोका। रोशनी ने भी विक्रम का साथ उसकी किस दिया। 10 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। हनी, आप अगर इसी तरह से अपना काबू खोते रहे तो आप मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा करवा देंगे। बेबी गर्ल, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करवा दूंगा? रोशनी पाउंड करके बोली, क्योंकि मैं आपको अपने करीब आने से रोक नहीं पाऊंगी। विक्रम को अब रोशनी की बात समझ आई। सॉरी बेबी गर्ल, मैं क्या करूं, मैंने पहली बार तुम्हारा यह बाबी डॉल वाला लुक देखा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अच्छा ठीक है, अब आप ये सब छोड़िए और मेरी लिपस्टिक ठीक करिए जो आपने अभी अभी बिगाड़ी है। यस माय लेडी, मैं अभी आपके इन खूबसूरत लबों को सजाता हूँ। हनी, आप कहाँ से सीखते हैं सारी बातें? माय लेडी, जब मैं आपको देखता हूँ तो ये सारे शब्द मेरी अंतरात्मा से निकलते हैं, मैंने ये कहीं से नहीं सीखे। रोशनी विक्रम का ऐसा रूप देखकर खिलाकर हंसने लगी। रोशनी को इतना खुश देखकर विक्रम के होठों पर भी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद सब लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे। क्या बात है जानू, तुम तो आज बिना मारे किसी का खून कर दोगी अपनी अदाओं से? विक्रम घुरकर काजल को देखने लगा। उसी वक्त काजल की नज़र भी विक्रम के ऊपर पड़ी, जो घूरकर उसकी तरफ देख रहा था। काजल ने अपना 360 डिग्री वाक्य चेंज करते हुए कहा। आपने 32 दांत निकालकर विक्रम से बोली, जीजू मैंने जो कुछ भी कहा ठीक कहा ना? काजल के मुंह से अपने लिए जीजू सुनकर विक्रम की आंखें थोड़ी नरम पड़ गई और उसने अपनी गर्दन हमें दिला दी। इधर रोशनी बहुत हैरान थी काजल की चालाकी देखकर। रोशनी अपने मन में बोली, लगता है काजल सीख गई कि डेविल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब तो उसने बहस भी करना बंद कर दिया, समझदार होती जा रही है लड़की। दूसरी तरफ कपूर विला में विशाल और वीर एक सोफे पर बैठे विक्रम के आने का इंतजार कर रहे थे। यार विशाल, विक्रम अभी तक आया क्यों नहीं? और वह 3 शैतान भी? मैं तो उन तीनों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ तो तूने शैतान बोल दिया, उसके बाप के सामने शैतान मत बोल दियो वरना तुझे छोड़ेगा नहीं। विशाल की बात सुनकर वीर सकपका गया। विशाल उसको शातिर मुस्कान के साथ देख रहा था। मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे चुप कैसे करना है, बकबक मशीन कहीं का। इतना कहकर विशाल अपने फोन में लग गया। प्रीति और विवेक जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे। विवेक, मैं जल्दी से नीचे जा रही हूँ, बच्चे और रोशनी भी आने वाले होंगे। विवेक उसकी जल्दबाजी पर हैरान हो गया। रिलैक्स, आराम से तैयार हो, वह 1-1.5 घंटे से पहले नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी से तैयार होना है। सारा पूरी तैयारी कर रही थी कि इस पार्टी में उसे क्या करना है। सारा ने अपनी हाथ में पहनी हुई अंगूठी में एक वाइट पाउडर भर लिया। चैप्टर 130 रिबॉर्न टू लिव लाइफ 130। सारा स्लीवलेस गाउन पहनकर पूरी तरह से रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाती है। तभी गेट से सिया और जिया भी आ जाते हैं।
विवान पूनम का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसके पीछे विवेक और प्रीति भी आ रहे थे। पद्मिनी अपने कमरे से चमचमाती बनारस की साड़ी पहने हुए निकली, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर पद्मिनी हॉल में आ गई। हॉल में दादी माँ के बर्थडे की सारी प्रिपरेशन की गई थी। देखा रोशन जी, आपका पोता मेरे बर्थडे में भी इतना लेट आ रहा है। रोशन की आंखें छोटी करके बोले, आज वह मेरा पोता कैसे हो गया, हमेशा तो वह तुम्हारा पोता होता था। जब भी वो गलत काम करेगा तब आपका पोता होगा और जब सही काम करेगा तब वह मेरा पोता होगा। चंद्रिका जी, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आपके साथ कोई ना इंसाफ नहीं है, जो सच है वही है। दूसरी तरफ विक्रम कपूर विला पहुंच चुका था। विक्रम रोशनी और बच्चों को किस करके बोला, जब मैं बुलाऊंगा तब आप लोग आना, तब तक के लिए थोड़ा आराम करो। इतना कहकर विक्रम विला के अंदर चला गया। मम्मा डैडी हमें छोड़कर क्यों चले गए, मुझे तो उनके साथ ही जाना था। रोशनी प्यार से आरव को समझती है। बेबी, आपके डैडी आपकी बड़ी दादी माँ को सरप्राइज देंगे, इसलिए वह हमें बाद में बुलाएंगे एज ए गिफ्ट। आरव उछाल कर बोला, सच्ची मम्मा, हम बड़ी दादी माँ के गिफ्ट हैं। यस माय बेबी, आप बड़ी दादी माँ के गिफ्ट हो। रोशनी की बात सरकार। आरव अब खुशी खुशी अपना गेम खेलने लगा। रोशनी के दूसरी साइड विराज और रेहान एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। घर के सब लोग रेडी होकर हाल में आ चुके थे, अब कमी थी सिर्फ विक्रम की। दादी माँ गुस्से में विवेक और विवान की तरफ देखकर बोली, क्या तुम दोनों के भाई को पता नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है? आज के लिए तो अपना काम थोड़ा सा छोड़ सकता था। दीवान और विवेक जो दादी माँ की बात सुनकर खड़े हुए थे, तभी उन दोनों की नज़र गेट से आते हुए विक्रम के ऊपर गई। विवान खुश होकर बोला, लो आ गया आपका लाडला पोता। दादी माँ, अब जितना डांटना है आपको भाई को डांट लो, हमें नहीं। घर के सब लोगों की नज़र विक्रम के ऊपर गई। सारा की नज़रें तो विक्रम के ऊपर ठहर गई। वह आज बहुत सारा हैंडसम लग रहा था आउटफिट में। विक्रम अपने स्टाइल से चलते हुए दादी माँ के पास पहुंचा। विक्रम ने अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, हैप्पी बर्थडे दादी माँ। विक्रम की बात सुनकर दादी माँ ने विक्रम की तरफ से अपना चेहरा मोड़ लिया। विवेक विक्रम को इशारों से बोला, आज दादी माँ बहुत गुस्से में है, अब जल्दी से मनाओ उन्हें। विक्रम ने विवेक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और एक सोफे पर जाकर बैठ गया। विक्रम की इस हरकत पर विवेक का मुंह लटक गया। प्रीति ने उसके कंधे पर 2-3 बार थपथपाया। दादी माँ ने अपनी आंखें टेढ़ी करके देखा कि विक्रम शायद उसे मनाएगा, लेकिन वह तो एक सोफे पर बैठ गया। तभी दादी माँ के पास जिया और सिया गिफ्ट लेकर आए। उन दोनों ने दादी माँ को गिफ्ट देते हुए कहा, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे दादी माँ। दादी माँ ने उन दोनों के गालों पर प्यार से हाथ रख के कहा, थैंक यू मेरे बच्चों। दादी माँ ने उन दोनों को गले लगा लिया। वीर और विशाल भी अपना गिफ्ट लेकर दादी माँ के पास आए। उन दोनों ने सबसे पहले दादी माँ के पैर छुए और फिर गिफ्ट देकर बोले, हैप्पी बर्थडे दादी माँ, ये बर्थडे आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। इतना कहकर वह दोनों दोबारा से उसी जगह पर बैठे जहाँ से वह उठे थे। कुसुम जी और सुभाष जी, आपको जन्मदिन मुबारक हो माँ। दादी माँ ने खुशी से उन दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद मीना जी और अजय जी आए। माँ, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। उसके बाद विवेक और प्रति अपना गिफ्ट लेकर दादी माँ के पास पहुँचे। उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो दादी माँ से भी नहीं छुपा पा रही थी। सबसे पहले प्रीति और विवेक ने आशीर्वाद लिया, उसके बाद दोनों एक साथ गले लगाकर बोले, हैप्पी बर्थडे दादी माँ, आज का जन्मदिन आप कभी भूल से भी ना भूल पाए। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए। दादी माँ को उनकी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन वह बहुत खुश थी अपने बच्चों को खुश देखकर। विवान और पूनम, हैप्पी बर्थडे दादी माँ, आपका आशीर्वाद हम दोनों पर हमेशा बना रहे। दादी माँ ने दोनों के माथे पर किस किया। उसके बाद व्योम और रीना अपना गिफ्ट लेकर आए। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। दादी माँ व्योम के कंधे पर मरते हुए बोली, तू कभी नहीं सुधर सकता पागल लड़का। अरे डार्लिंग, अगर हम सुधर गए तो ये दुनिया बिगड़ जाएगी। इतना कहकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। रीना दादी माँ के गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे दादी माँ और आई लव यू सो मच। कितना का कर रीना ने दादी माँ के गालों पर एक एक कर किस कर दिया। दादी माँ की आंख नम हो गई थी अपने बच्चों को देखकर, लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सारा अपने हाथ में एक गिफ्ट लेकर आए। हैप्पी बर्थडे दादी। गिफ्ट देने के बाद वह एक सोफे पर बैठ गई।
जन्मदिन मुबारक हो चाचा जी। दादी माँ ने खुशी खुशी पद्मिनी से गिफ्ट लेकर एक साइड रख दिया। तभी उनकी नज़र विक्रम के ऊपर गई जो एक राजा की तरह उस अकेले सोफे पर बैठा था। दादी माँ ने अपना गला थोड़ा ठीक करके कहा, विक्रम क्या तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए? सपना अपना अपना गिफ्ट दे दिया है और तुम खाली हाथ आ गए, हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए। पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, सबसे पहला गिफ्ट हमें तुम्हारा ही मिलता था। दादी माँ की बात सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे किसने कह दिया कि मैं गिफ्ट नहीं लेकर आया? विक्रम की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, सिर्फ 6 लोगों को छोड़कर। घर के लोग इधर उधर देख रहे कि विक्रम गिफ्ट किधर लेकर आया है। विक्रम क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? हमें तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरा गिफ्ट यहाँ नहीं है। बेटा अगर तुम्हारा गिफ्ट यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? इस बार सुभाष जी बोले, डैड थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, आपने कहावत सुनी है। घर के आधे लोग विक्रम की ऐसी बात सुनकर हैरान हो गई। और हैरान तो इस बात से थे कि विक्रम ने आज पहली बार उन लोगों के सामने इतनी बातें की, वरना वह घर वालों के सामने भी ज़्यादा नहीं बोलता था। और आज कहावत वगैरह बोल रहा है। दादी माँ परेशान होकर बोली, विक्रम बेटा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ठीक नहीं हो? इतना कहकर दादी माँ विक्रम के पास आए और उसका माथा चेक करने लगी। विक्रम कंफ्यूज हो गया अपनी दादी माँ का ये रिएक्शन देखकर। दादी माँ आप क्या कर रहे हो? बेटा मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई इसलिए वही चेक कर रही थी, लेकिन तुम तो एकदम ठीक लग रहे हो। खैरियत सब छोड़ो, अगर तुमने गिफ्ट नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे पास हो मेरे बच्चे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने बच्चों को अपने पास चाहती हूँ, मेरे लिए तो वही गिफ्ट सबसे स्पेशल होगा अगर तुम कपूर मिला में रहो। रोशन जी एक सोफे पर बैठे अपनी पत्नी के इमोशंस को समझ रहे थे, लेकिन वह कभी भी दादी पोते के बीच में नहीं बोलते थे। सारा अपने मन में बोले, ये बुढ़िया और इतना इमोशन ड्रामा कर रही है। ये नहीं है कि केक काटे और मैं अपना काम शुरू करूं। अपना मेलो ड्रामा लेकर बैठ गई बुढ़िया। पद्मिनी को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वह तो एक सोफे पर बैठकर वो सारा तमाशा देख रही थी। आपसे किसने कह दिया दादी माँ कि मैं आपके लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं लाया? मैं तो आपके लिए ऐसा गिफ्ट लाया हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग आपके लिए गिफ्ट लाए हैं ना, उन सब की गिफ्ट फीके पड़ जाएंगे। विक्रम एक प्राउड स्माइल के साथ बोला, जिसका मतलब वहाँ पर बैठे आधे लोग ही समझ पाए और आधे नहीं। विक्रम बेटा अगर तुम गिफ्ट लाए हो तो मुझे दिया क्यों नहीं? 30 सेकंड इंतजार कीजिए दादी माँ, आपका गिफ्ट अभी आ रहा है। विक्रम ने अपने फ़ोन पर मैसेज किया। दूसरी तरफ रोशनी के पास विक्रम का मैसेज आया। मैसेज को देखकर रोशनी तीनों बच्चों को लेकर उस गाड़ी से निकली और 2 बॉडीगार्ड के साथ अंदर आने लगी। रोशनी बच्चों के साथ गेट के पास पहुंच गई। सी दादी माँ आ गया आपका गिफ्ट। विक्रम की बात सुनकर सब लोग गेट की तरफ देखने लगे। गेट की तरफ देखकर सब लोग हैरान हो गए, उन्हें तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर विक्रम स्माइल करके अपनी दादी माँ को देख रहा था, जिनका ध्यान गेट की तरफ था। दादी माँ शॉक होकर गेट की तरफ देख रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न टू लिव लाइफ।